ओके, आई थिंक आई एम ऑडिबल। सो मैं फिर से स्टार्ट करती हूँ। आई एम डॉक्टर ऋषिका सिंह। मैंने यूपीएससी सिविल सर्विसेज एग्जाम्स 2024 में ऑल इंडिया रैंक 206 सिक्योर किया है, एंड आई हैव बीन अलॉटेड द इंडियन ऑडिट एंड अकाउंट सर्विसेज। दिस वाज माय फर्स्ट अटेम्प्ट। मैंने अपना ग्रेजुएशन एमबीबीएस में किया है फ्रॉम केएमसीआरआई हुबली इन कर्नाटका। ग्रेजुएशन 2023 में ग्रेजुएट होने के बाद आई स्टार्टेड माय प्रिपरेशन एंड गेव माय फर्स्ट अटेम्प्ट इन 2024 and got my results this year. This was a short introduction. मेरी यूपीएससी की जर्नी काफ़ी छोटी रही है, नॉट वेरी सिग्निफिकेंटली लॉन्ग इनफ टू से एनीथिंग. स्टार्टेड इन 2023 जून आफ्टर माय ग्रेजुएशन, एंड 2024 में मैंने अपना पहला अटेम्प्ट दिया था, एंड फॉर्चुनेटली ये मेरा लास्ट अटेम्प्ट था मोस्ट प्रोबेबली. सिलेक्शन के बारे में इट वाज एंटिसिपेटेड कि 22 अप्रैल को रिजल्ट आएगा, फाइनल रिजल्ट, एंड आई वाज जस्ट वेटिंग फॉर दैट सिंस द मॉर्निंग. चेक करते रह रहे थे टेलीग्राम एंड व्हाट्सएप, and then PDF was released and I got to know about my result. It was a very happy moment. It was a mix of expected and unexpected result, क्योंकि no matter how good आपने perform किया हो throughout, you still don't know आपका result क्या होगा, and that's how it happened. It was a mix of everything. It was a mixture of emotions, I would say. Strategy ka I'll start at this moment. Pehle we'll talk about the prelims strategy, starting with GS, and then I'll move to CSAT. When I started preparation, मेरा 1 साल का preparation रहा है almost, and it started in June. तो मैंने till June, from June 2023 till January 2024 मैंने कुछ specific divide नहीं किया मैंने preparation. It was a mix. जो कहते कि होलिस्टिक प्रिपरेशन या इंटीग्रेटेड प्रिपरेशन था, वैसा था. आई यूज्ड टू स्टडी बोथ. मेरा मेन फोकस उस समय था टू कंप्लीट एज मच सिलेबस एज पॉसिबल, सो दैट आगे जाके व्हेन आई रिवाइज उस समय मुझे प्रॉब्लम ना हो कि ये नया लग रहा हो या जो भी. सो मेरा मेजर फोकस था दैट आई कंप्लीट द सिलेबस एज मच एज पॉसिबल. उसी बीच व्हाट आई यूज्ड टू डू कि फॉर प्रीलिम्स आई यूज्ड टू सॉल्व द PYQs. हियर एंड देयर टॉपिक वाइज PYQs का बुक मिल जाता है. The book by Jagrati Avasthi ma'am, all rank 2 in I guess 2020 UPSC Civil Services exam. It was a very helpful book. उस तरीके से any topic wise PYQs book can be used, और मैं उसमें solve कर देती based on what topic I've read. For mains, again it used to be PYQs. I used to solve जो topic पढ़ा है उसका PYQs search करती थी from the internet or from the book, and उसी को मैं question solve करके एक बार analyze कर लेती थी खुद as much as possible. सिंस मेरी तैयारी पूरी हुबली कर्नाटका से हुई है एंटायरली ऑनलाइन, तो आई डिडंट हैव एक्सेस टू द मेंटर्स वगैरह जो ऑफलाइन में यूजुअली पॉसिबल होता है. सो आई वाज मोस्टली ऑन माई सेल्फ फॉर इवैल्यूएशन एंड ऑल. तो एक वन थिंग आई शुड डू, आई हैड टेकन ऑनलाइन कोर्स, फाउंडेशन कोर्स एट बाजीराम एंड रवि. सो दे यूज्ड टू रिलीज 5 क्वेश्चंस एवरी वेंसडे. उसको मैं अटेम्प्ट करती थी without any time limit. I used to focus on the quality of the answers, और लिख के उसे मैं अपलोड करती थी इन द पोर्टल, एंड वो उसके हिसाब से फीडबैक भेजते थे. तो इतना ही रहा है मेरा आंसर राइटिंग या प्रीलिम्स का स्पेसिफिक प्रिपरेशन, क्वेश्चन सॉल्विंग टिल जनवरी 2024. इससे ज़्यादा कुछ करती नहीं थी बिकॉज मेरा मेजर फोकस था कि मैं सिलेबस कंप्लीट कर लूँ सो दैट आगे जाके तब प्रॉब्लम ना हो. सो दिस हैपेंड टिल Jan 2024. February 2025 onwards, I took up 2 टेस्ट सीरीज. 2 कोचिंग इंस्टीट्यूट्स का मैंने टेस्ट सीरीज ले लिया था. आप किसी भी टेस्ट सीरीज का ले सकते हैं, किसी भी इंस्टीट्यूट का ले सकते हैं. देयर इज नो हार्ड एंड फास्ट रूल कि आपको इसी इंस्टीट्यूट का लेना है. एंड आई स्टार्टेड. मैंने क्या किया, उस टेस्ट सीरीज का जो शेड्यूल था इंस्टीट्यूट का, उस शेड्यूल को मैंने अपना मैक्रो शेड्यूल बना लिया. फॉर एग्जाम्पल, अगर टेस्ट एवरी 10 days होते थे तो मैं देखती थी कि ओके द 10th डे कौन सा सब्जेक्ट का टेस्ट है. इफ इट्स फॉर एग्जाम्पल पॉलिटी एंड गवर्नेंस, तो पॉलिटी एंड गवर्नेंस के लिए मैं तैयारी शुरू कर देती थी. वो 10 दिन सिर्फ पॉलिटी एंड गवर्नेंस पढ़ती थी, नो अदर सब्जेक्ट.
एंड प्रॉपरली सिलेबस कंप्लीट करके जितने बार हो सके रिवाइज अगर हो पाया तो ठीक है करके मैं पीवाईक्यूज एक बार नज़र घुमा लेती थी या सॉल्व कर लेती थी अगर टाइम बच गया तो, एंड देन वो पर्टिकुलर टेस्ट उस दिन ही टाइमर लगा के दे देती थी। तो ऐसा करने से क्या होता है कि आप जो रिवाइज किया हुआ है आपने, उस रिवीजन को आप टेस्ट कर पाते हैं कि कितना स्ट्रॉन्ग है आपका रिवीजन या कहाँ-कहाँ लैक रह गया है, कहाँ आपका छूट गया है या फिर किस एरिया में आपको और पढ़ने की ज़रूरत है। एंड देन अकॉर्डिंग टू दैट मैं फर्दर रिवीजन कर पाऊँगी। तो ये मेरा स्ट्रैटेजी था फॉर प्रीलिम स्पेसिफिक। सो फरवरी ऑनवर्ड्स टेस्ट सीरीज़ के शेड्यूल के हिसाब से अपना रिवीजन मैं करती रहती थी एंड टेस्ट्स देती रहती थी। दिस हैपेंड टिल मई एंड क्योंकि हमारा प्रीलिम्स जून 16th को था बिकॉज़ ऑफ द इलेक्शंस इट वाज़ पोस्टपोन्ड बाय 20 डेज़। फिर जून 1st ऑनवर्ड्स जब जब प्रीलिम्स के 15 दिन बचे हो, तब मैंने सारे मॉक टेस्ट्स छोड़ दिए थे। मैं बस ईयर वाइज़ पीवाईक्यूज़ का मैंने बुक लिया था, वो मैं लेके ईयर वाइज़ ओएमआर शीट में सॉल्व करती थी। सिंस अंटिल देन मॉक टेस्ट मेरे ऑनलाइन थे, तो ओएमआर वाला काम मैं कर नहीं रही थी बिकॉज़ थोड़ा अजीब लगता था कि मैं स्क्रीन में देख के ओएमआर में कैसे टिक करूँ। तो इसीलिए लास्ट 15 डेज़ मैंने पीवाईक्यू वाला बुक लिया। हर साल एक-एक पीवाईक्यू 23 ऑनवर्ड्स, 22, 21, 20 ऐसे पीछे जाती रहती थी, ओएमआर में सॉल्व करती थी एंड मेरे मम्मा को मैं दे देती थी टू इवैल्यूएट एंड गेट मी द मार्क्स एंड जो भी राइट एंड रॉन्ग है। एंड देन द अनअटेम्प्टेड या फिर रॉन्ग आंसर्स को मैं खुद एनालाइज़ करती थी कि व्हाट वेंट रॉन्ग, व्हाई आई थॉट ऑफ दैट पर्टिकुलर आंसर और व्हाई दूसरा वाला ऑप्शन वाज़ द आंसर। तो ऐसे एनालाइज़ करती थी एंड देन आई यूज्ड टू मूव अहेड विद माय फर्दर रिविजन। लास्ट 15 डेज़ में आपका रिविजन नॉर्मली जैसे रिवाइज़ करते वैसा नहीं होता है। इट वेरीज़ अकॉर्डिंग टू व्हाट यू हैव रेड, कौन-सी स्ट्रेंथ्स है आपके, कौन-से वीकनेसेस है। फॉर एग्ज़ाम्पल मेरे लिए कोर कॉन्सेप्ट वाज़ नॉट एन इश्यू एनी टाइम। इट वाज़ ऑलवेज़ द वोलेटाइल टॉपिक्स जो मेमोरी वाले टॉपिक्स होते हैं, वो इश्यूज़ होते थे बिकॉज़ आई फोकस मोर ऑन अंडरस्टैंडिंग स्टफ दैन जस्ट मेमोराइज़िंग। तो इसीलिए लास्ट 15 डेज़ मेरे उन टॉपिक्स के लिए रह जाते थे। आई यूज्ड टू कवर मैंने एक लिस्ट बना लिया था जो जब फ़रवरी से आई स्टार्टेड रिवाइज़िंग, आपको एक आइडिया लग जाता है कि हाँ, इस टाइप के टॉपिक्स मेरे कवर नहीं हो पा रहे बिकॉज़ ऑफ मेमोरी। इस टाइप क्वेश्चन्स मैं रॉन्ग करती हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल फॉर मी इट वाज़ द करंट अफेयर मटीरियल ऑफ एनवायरनमेंट इकोलॉजी। इट वाज़ सर्टेन एस्पेक्ट्स ऑफ आर्ट एंड कल्चर लाइक जीआई टैग्स, प्लेसेस इन न्यूज़ जो होते हैं। मैंने एड्यू बाबा का शायद मैगज़ीन का कुछ एक रहता है, वो एनरोल किया था एंड पीटी 365 रेफर करती थी फॉर करंट अफेयर, एनुअल करंट अफेयर मटेरियल। तो इस सब में व्हेन यू रीड और आप जब आप टेस्ट देते हैं, आपको एक आइडिया लगने लगता है कि हाँ, ये एरिया मुझे याद नहीं रहता या ये एरिया मुझे एग्ज़ाम के पहले एक बार देख लेना पड़ेगा। वो सारी चीज़ों का मैं लिस्ट बना देती थी एक पेपर में एंड वो लिस्ट मई एंड तक जितना भी बना है, उसको मैं रख लूँगी। एंड देन मई 31st को मैंने क्या किया था, जून 1st से लेके जून 15th के दोपहर तक, बिकॉज़ मेरा हमेशा से रूल रहा है कि एग्ज़ाम के 1 दिन पहले आई डोंट स्टडी, बट यहाँ पे सिंस देयर वाज़ अ लॉट, तो जून 15th के दोपहर तक मैंने एक शेड्यूल बना लिया था कि हाँ, 15th को मैं ये पढ़ लूँगी, जो सबसे वोलेटाइल रहेंगे वो लास्ट दिन पढ़ूँगी। 14 को ये, वैसा मैं बैकवर्ड्स आते हुए जून 1st तक मैंने एक बना लिया था लिस्ट कि किस दिन मुझे कौन-कौन से टॉपिक्स पढ़ने हैं। एंड अकॉर्डिंगली मैं लास्ट 15 डेज़ रिवाइज़ करती थी। सुबह मैं 9 o'clock से 11 o'clock या 9:30 से 11:30 मैं पीवाईक्यू वाला टेस्ट देती थी एंड रिमेनिंग टाइम में वो रिवीजन करती थी। ये मेरा ओवरऑल प्रीलिम्स का प्रिपरेशन रहा है। टू कंप्लीट माय सिलेबस मुझे जून 2023 से स्टार्ट करके जनवरी 2024 तक मैंने कंप्लीट किया सिलेबस। 80 टू 90% ऑफ सिलेबस कंप्लीट कर लिया था। आप 100% नहीं कर पाएँगे, दैट्स ऑब्वियस बिकॉज़ वी आर ह्यूमन्स, अप्स एंड डाउन्स होते हैं। So try to complete as much as possible. I would recommend at least 70 to 80%. But मैंने I'm a fast reader, I'm a fast learner, तो 80 to 90% I guess minimum मैंने complete कर लिया होगा till Jan 2024. And since मेरा पहला prelims था, तो इसलिए मुझे जैन में मैंने अपना रोक लगा दिया था एंड फरवरी ऑनवर्ड्स मैंने प्रॉपर प्रीलिम्स प्रिपरेशन स्टार्ट कर दिया था। दिस वाज माय फर्स्ट अटेम्प्ट एंड प्रोबेबली द लास्ट अटेम्प्ट। इसके बाद मैं नहीं दूंगी शायद। सो दिस वाज अबाउट माय जीएस प्रिपरेशन फॉर प्रीलिम्स। कमिंग टू सीसैट, सीसैट का प्रिपरेशन आई ऑलवेज न्यू कि मेरा मैथ्स और इंग्लिश स्ट्रांग है एंड आई न्यू कि मुझे उतनी मेहनत नहीं करनी पड़ेगी।
बट स्टिल 2023 का प्रीलिम्स का पेपर जब मैंने देखा था, मुझे लगा कि सीसैट को आप इग्नोर कभी नहीं कर सकते, नो मैटर हाउ स्ट्रांग यू आर इन मैथ्स एंड इंग्लिश, थोड़ा बहुत सीसैट पे ध्यान देना पड़ता है। एंड सिंस अगेन इट वाज माय फर्स्ट अटेम्प्ट, आई डिडंट नो कि सीसैट में कितना अच्छे से कर पाऊंगी, इवन दो आई एम स्ट्रांग एट इट। मैं हर हफ्ते सैटरडे को शाम 5 बजे से 7 बजे 2 घंटे मैं सीसैट का टॉपिक वाइज, मैंने एक बुक ले लिया था अरिहंत का, तो सीसैट का मैं क्वेश्चन सॉल्व करती थी। आई डिड दिस अगेन टिल आई गेस February। उस समय सारे इंस्टीट्यूट्स फ्री ओपन मॉक टेस्ट ऑर्गेनाइज करते हैं, तो मैंने ऐसे विजन का एंड 1 or 2 इंस्टीट्यूट्स, आई डोंट रिमेम्बर, फ्री वाले मॉक टेस्ट मैंने सीसैट के अटेंड किए। एंड मैंने ऑब्जर्व किया कि हर बार मुझे एटलीस्ट 120 मार्क्स आ रहा है, तो दिस वॉज अ सेफ स्कोर फॉर मी बिकॉज मुझे 67 ही लाना था, आई एम स्कोरिंग मोर देन दैट। तब मैंने क्या किया कि ओके मुझे सीसैट के लिए अलग से मेहनत की ज़रूरत नहीं है। फेब्रवरी में आई गेस मैंने सीसैट को स्टॉप कर दिया था एंड मैंने प्योरली जीएस पे फोकस किया था, बिकॉज जीएस मेरे लिए नया था एंड आई डिडंट नो कि मैं जीएस में स्ट्रांग हूँ कि वीक हूँ। तो अंटिल मई मैंने जीएस किया एंड देन अगेन May 15th ऑनवर्ड्स फॉर्मूले देखना, थोड़े क्वेश्चन सॉल्व करना सीसैट के मैं देखती थी एंड पैसेजेस थोड़ा बहुत यहाँ वहाँ सॉल्व कर लेती थी, सो दैट आई एम नॉट न्यू टू इट एंटायरली ऑन द डे ऑफ एग्जाम। तो दैट्स व्हाट यू हैव टू डू, नो मैटर हाउ स्ट्रांग यू आर, थोड़ा बहुत टाइम दे टू लुक एट द बेसिक फॉर्मूला एंड एवरीथिंग, एंड देन लास्ट में आप थोड़ा बहुत ध्यान दे सो दैट you don't get back to it completely as a new person। तो ये मेरी सीसैट की तैयारी थी, बहुत छोटी सी थी, नॉट मच, बट स्टिल थी। यू कैन नॉट कीप इट एट जीरो, आपको थोड़ा बहुत सीसैट का भी प्रिपरेशन करना रहता है। उसके बाद मेंस की तैयारी मैंने कैसे की, मेंस की एज सच जैसे मैंने पहले कहा, आंसर राइटिंग कुछ खास किया नहीं था उस समय तक, बिकॉज मेरा मेन फोकस सिलेबस कंप्लीशन पर था। तो उसीलिए मेरा एक्चुअल मेंस प्रिपरेशन स्टार्ट हुआ आफ्टर प्रीलिम्स। सो अंटिल देन my my mains preparation was focused only on completing syllabus and writing a few answers from the previous year's questions. Only after prelims did I start answer writing. I took a test series from one institute, मैंने ज़्यादा नहीं लिया, and उसके schedule को मैंने अपना schedule बना दिया, and I went ahead with what they had. अगर 5वें दिन को there's a test on polity and governance, so this coming 4 days मैं सिर्फ polity and governance पढ़ूंगी, covering the static part, the current affair part, and मैंने एक इंस्टीट्यूट से मेंस कंटेंट बूस्टर लिया था, some 500 rupees subscription था, लेके I used to refer that for all the data and current affair stories or the keywords or anything of that matter. तो वो मैं पढ़ती थी एंड देन 5th डे आई यूज्ड टू टेक द टेस्ट सिंसियरली, टाइमर लगा के। फॉर एग्जांपल फर्स्ट टेस्ट जो मैंने दिया था 3 hours में आई कुडंट फिनिश द टेस्ट, आई हैड 3 questions left out at the end of the time allotted, so I stopped at that point and gave my paper for evaluation. So आपको एक क्लियर आंसर इवैल्यूएशन मिलता है where you get to know कि हाँ आई लेफ्ट 3 questions and तब मेरे इतने मार्क्स है, एंड देन उस क्वेश्चन के आंसर को मैं अलग से मैंने लिख लिया था एंड खुद ही मैंने एक एनालाइज कर लिया था। सो ऐसे मेरा मेन प्रिपरेशन था। इट वाज फिल्ड विद स्टैटिक, इट वाज फिल्ड विद द एनुअल कंपाइलेशन, आप किसी भी इंस्टीट्यूट का रेफर कर सकते हैं। सिंस मेरा पहला अटेम्प्ट था, आई डिडंट नो मच अबाउट कौन से इंस्टीट्यूट्स के अच्छे होते हैं खराब होते हैं। मैंने टॉपर्स वीडियोस देख के मेंस 365 यूज कर लिया था, आई रिवाइज्ड दैट, एंड शून्य आईएएस का मेंस कंटेंट बूस्टर होता है, वो मैंने सब्सक्राइब कर लिया था। सो इट वाज अ मिक्स ऑफ दीज 3 थिंग्स, स्टैटिक, current affair from the annual compilations, and the value addition with the help of any content booster. ये ओवरऑल था मेरा जीएस का प्रिपरेशन फॉर ऑल द सब्जेक्ट्स, बी जीएस 1 2 3 4। एथिक्स स्पेशली मैंने मेरे क्लास के नोट्स थे सिंस मैंने फाउंडेशन कोर्स अटेंड किया था, एंड मैं उसी रिवाइज करती थी, एंड एवरी डे आई गेस मैं एवरी डे और ऑल्टरनेट डे आई यूज्ड टू राइट वन theory question, either a code or a basic question, and one case study, जिससे मेरा टाइम भी मैनेज हो पाए। उस समय मैं पहले इनिशियली फॉर द फर्स्ट मंथ मैंने क्वालिटी पे फोकस किया था, एंड लेटर ऑन मैंने टाइम पे भी ध्यान देना शुरू कर दिया। तो ऐसे एथिक्स का प्रिपरेशन था। ऐसे अकॉर्डिंग टू मी मेरा ऐसे बहुत वीक था। पिछले प्रिपरेशन के समय में विद द 1 year टाइम बिफोर प्रीलिम्स मैंने 1-2 ऐसे लिखे होंगे एंड दे वर हॉरिबल, एम्बैरेसिंग। तो इसीलिए मैंने
एक ऐसे मॉड्यूल ज्वाइन कर लिया था। ऑल द ऐसे कोर्सेज आर वेरी गुड आई गेस। अगेन मुझे आइडिया नहीं था कौन सा ज़्यादा अच्छा है खराब, तो मैंने जो मेरे सामने दिखा मैंने वो ले लिया था। एंड उन्होंने कंटेंट प्रोवाइड किया था, फॉर्मेट प्रोवाइड कर दिया था, एंड आई जस्ट स्टक टू दैट, स्टेट स्टक टू इट। आगे ज़्यादा आगे पीछे मैंने नहीं सोचा उसके बारे में, एंड आई वेंट अहेड विद दैट प्रिपरेशन। एंड दैट्स व्हाट माय ऐसे प्रिपरेशन वाज। कमिंग टू ऑप्शनल, मेरा ऑप्शनल था मेडिकल साइंस। द मेन रीजन फॉर दैट चॉइस कि मेरा ग्रेजुएशन वही था, मैंने 5.5 years MBBS में वही पढ़ा है, एंड बहुत अच्छे से पढ़ा था। आई हैड स्कोर्ड वेल थ्रू आउट माई MBBS, एंड उसकी वजह से आई हैड ग्रेट कॉन्फिडेंस। प्लस जो हमने पढ़ा था 5.5 years में, आई रियलाइज कि द सिलेबस इन UPSC इज जस्ट 50 to 60% ऑफ दैट। तो मेरे लिए प्रिपरेशन ईजी हो जाता है रादर देन स्टडिंग अ न्यू सब्जेक्ट लाइक एंथ्रो। So that's why my advice to anyone choosing optional at this moment will be choose your optional based on two reasons. First, आप अपना graduation का subject देखें. Whatever your graduation subject is, if it's there in the UPSC list, then first look at the syllabus. आप सिलेबस देखेंगे, you'll get an idea कि आपने कितना टॉपिक्स जो मेंशन है, थीम्स जो मेंशन है, आप कितने वेल वर्स्ड हो। इफ आप कॉन्फिडेंट हो कि हाँ मैंने ये सब पढ़ा है, ये सब मेरे लिए जस्ट एक रिविजन का पार्ट रहेगा, देन गो अहेड विद योर ऑप्शनल सब्जेक्ट। मार्किंग पे ज़्यादा ध्यान ना दे, बिकॉज कभी कभी कोई सब्जेक्ट स्कोर अच्छा ला देता है, कभी कभी द वेल स्कोरिंग सब्जेक्ट्स भी आपको गिरा सकते हैं, क्योंकि वो बहुत सब्जेक्टिव रहता है इवैल्यूएशन एंड आंसर्स। तो इफ यू फाइंड कि आपका जो सिलेबस यूपीएससी में दिया गया है फिट्स अकॉर्डिंग टू व्हाट यू रेड, एंड आपके लिए जस्ट रिविजन की बात है, देन यू कैन गो अहेड विद योर ग्रेजुएशन सब्जेक्ट एज योर ऑप्शनल। इन केस दैट्स नॉट हैपनिंग, तो आप हमेशा ऑल्टरनेटिव्स ले सकते हैं। देयर आर मेनी थिंग्स, ओवरलैपिंग सब्जेक्ट्स हो सकते हैं जीएस से, जैसे कि PSIR, ज्योग्राफी, हिस्ट्री एटसेट्रा। या फिर if you want some short subjects, so there's anthropology which many medical graduates take up. There's sociology, very famous optionals. So that again depends on your interest and what you intend to take and how you intend to prepare. तो दैट्स वाई मैंने MBBS के बाद मेडिकल साइंस चूज किया था एज अ ग्रेजुएट, एज एन ऑप्शनल। Syllabus, again, as I said, any medical graduate would have seen it's just 50 to 60% of what you've read. Starting from the first year to final year subjects, there's no ENT, there's no ophthal. So preparation मेरे first year के subjects का, it was the basic जो standard books है like BDC for anatomy etc. उसका मैंने जो भी syllabus में topics है उसका मैंने scan करके print out निकाल लिया था, एंड उसका तीनों सब्जेक्ट से कंपाइल करके मैंने एक स्पाइरली बाउंड बुक रख लिया था, विच वाज माय फर्स्ट ईयर। सेकेंड ईयर के लिए आई हैड मेड नोट्स आउट ऑफ द स्टैंडर्ड बुक्स, जो भी सिलेबस था। आई वाज एक्चुअली बोर्ड ऑफ स्कैनिंग एंड टेकिंग प्रिंट आउट्स, दैट्स वाई मैंने खुद के नोट्स बना लिए थे, क्योंकि उसी बारे लग रहा था कि रिविजन हो जाएगा। For third and final year, I again prepared my own notes and I took help from Dr. Shweta Puri ma'am. उन्होंने मुझे कुछ हैंडआउट्स प्रोवाइड कर दिए थे उनके प्रीवियस क्लासेस वगैरह से, तो वो सब यूज़ करके मैंने अपना खुद का नोट्स बनाया था एंड उसी को रेफर किया था। आंसर राइटिंग फॉर मेडिकल साइंस आई स्टार्टेड ओनली आफ्टर प्रीलिम्स अगेन। मैंने IS दिल्ली इंस्टीट्यूट का टेस्ट सीरीज लिया था, मेनली बिकॉज दे फोकस ऑन PYQs फॉर फ्रेमिंग द क्वेश्चंस, एंड दैट हेल्प मी अलॉट इन माय मेंस, बिकॉज काफ़ी सारे क्वेश्चंस रिपीट हो गए थे। So that's why I would suggest IS Delhi Institute, not as an advertisement, but as a personal, suggestion. So ऐसा मेरा optional का था। Coming to a basic book list या sources जो मैंने use किए थे during my preparation, it's actually it's a personal choice. मेरे book list मेरे एक दो friends को पसंद नहीं आते हैं, because when I was new to this journey, I had no help or support from anyone from this area. तो मुझे जो भी करना था खुद सोच समझ के करना था, तो जो भी टॉपर्स वीडियोस देख के मैं अपने डिसीजन लेती थी। तो फॉर एग्जांपल हिस्ट्री के लिए, एंशिएंट एंड मिडिवल के लिए मैंने क्लास नोट्स रेफर किए थे। फॉर मॉडर्न मैंने स्पेक्ट्रम, द मोस्ट पॉपुलर बुक जो है यूज़ किया था स्पेक्ट्रम। वर्ल्ड हिस्ट्री के लिए क्लास नोट्स मैंने बनाए थे अपने। Geography के लिए, for physical geography, it was the class 11 NCERT, and I added my notes to it, whatever topics are not covered in NCERT. फिर
Politically, it was Lakshmikant, again the most popular book that people use. Then human geography के लिए it was yellow book by Vajiram because मैंने वहाँ foundation course किया था. Social issues and social justice के लिए again it was my class notes. Governance के लिए class notes. For economy, I had attended Mrinal Patel sir's class in 2023 when I was in my internship. एंड मुझे उनका क्लास काफ़ी सेट हो गया था. उनके नोट्स भी जो हैंडआउट्स वो प्रोवाइड करते हैं वो मैंने उस समय प्रिंट आउट निकाल के रखा हुआ था. तो आई वॉज वेरी मच कंफर्टेबल विद वॉट ही हैड टॉट, जिसकी वजह से मैंने कोई और क्लास नोट्स या कोई और बुक का रेफर नहीं किया. उनके हैंडआउट्स वर 900 पेजेस लॉन्ग, बट आई स्टिल फाउंड दैट ईजी इनफ टू कवर दैन रीडिंग अ न्यू बुक. तो इसीलिए मैंने इकोनॉमी के लिए सोली आई रिलाइड ऑन मृणाल पटेल सर्स हैंडआउट्स एंड क्लास नोट्स, nothing more than that. Science and tech, again the class notes. Environment के लिए I again was new, didn't have an idea. मैंने शंकर IAS का book use किया था, but I did not like it at all. It did not help me at all. So इसीलिए मैंने उसके बाद सोचा था कि in case I give another attempt, I'll use PMF IAS's book because I found that book to be very good and easy to grasp too. तो वो ethics के लिए again class notes. This was a basic source और book list जो मैंने follow किया था. I would suggest आप कोई भी book follow करें, it's up to you. Not everyone likes Lakshmikant, not everyone likes Spectrum, but जो भी book आप use करें, stick to one book per subject. That's a basic thing that I followed throughout my preparation. तो उससे क्या है, you won't get distracted. अगर आप डिस्ट्रैक्ट नहीं हो पाएंगे तो आपका फोकस प्रिपरेशन रहेगा, जिसकी वजह से आप एक ही चीज को 10 बार रिवाइज कर पाएंगे. अदरवाइज आपका रिविजन जो है स्कैटर्ड रहेगा एंड लास्ट में यू माइट सफर इफ यू आर नॉट रेडी विद द काइंड ऑफ प्रिपरेशन दैट यू हैव डन. सो कीप दिस इन योर माइंड कि आप जो भी बुक पढ़े, जो भी सब्जेक्ट के लिए चूज करें, एक बुक, वन बेसिक बुक फॉर एवरी सब्जेक्ट दैट यू रीड. कमिंग टू मेंस आंसर राइटिंग, I'll repeat कि मैंने मेंस आंसर राइटिंग प्रॉपर टाइम लिमिट वाला 3 years वाला थिंग कभी नहीं किया था बिफोर प्रीलिम्स. इट वाज ओनली 1 or 2 क्वेश्चंस हियर एंड देयर, जिसमें मैंने अगेन टाइम पे फोकस नहीं किया था. आई फोकस्ड ऑन जस्ट राइटिंग गुड क्वालिटी आंसर्स. तो मैं एक्चुअल आंसर राइटिंग स्टार्टेड आफ्टर प्रीलिम्स. तो मेंस में आंसर कैसे फ्रेम करे इज अ क्वेश्चन दैट मेनी पीपल हैव, एंड हाउ टू start answer writing as a beginner is what most people have in their minds. That I had too, the question, when I started my preparation. So when you write mains answer, any of the answer, पहले आप ensure करें कि आपने उस topic को पढ़ा हो अच्छे से एक बार at least. For example, if I've read about Buddhism, मैंने 2-3 toppers videos देखे थे where they have given an idea about answer writing. तो I got a basic idea कि मुझे एक introduction लिखना है, एक body रहेगा, and then there'll be conclusion. Introduction में you start with either a definition if it suits, or you start with some origin, or you start with some data that is related to that particular question, the main element of the question. फिर आप जो question में पूछा गया है वो main answer आप frame करेंगे as a body, and then there'll be conclusion which will be again relating to the main element of your question to your answer or something in that matter. तो उस हिसाब से मैंने किया, एक नज़र घुमा लिया था. For example, if I'm reading Buddhism, I've done Buddhism as a topic, and then उसके बाद में I have to write an answer. तो मैं PYQs ढूंढती थी कि if there's any question on Buddhism. So I found, for example, a question on stup. There was a question on, I guess, cultural significance of stup or something like that. तो मेरा क्या काम था कि फर्स्ट टू थिंक ऑफ एन इंट्रोडक्शन. टाइम लिमिट कुछ नहीं रखा था मैंने इनिशियली. देयर वाज फर्स्ट द इंट्रोडक्शन में मैं प्लान करती थी, ओके आई कुड राइट द डेफिनेशन ऑफ स्तूप, और आई कुड स्टार्ट विद व्हाट स्तूप होल्ड्स इन टुडेज लाइफ एज अ मॉन्यूमेंट एज वेल एज कल्चरल सिग्निफिकेंस वगैरह जो भी. आई चोज डेफिनेशन ऑफ स्तूप. उसके बाद आई न्यू कि स्तूप का एक डायग्राम ड्रॉ करना वुड बी बेटर, तो मैं एक डायग्राम मैंने ड्रॉ कर लिया. एंड देन बॉडी में था कि आई गेस इट वाज द कल्चरल सिग्निफिकेंस ऑफ स्तूप. So I started with each part of Stoop. There was a platform, then there was Yashti, there was Toran, then there's Anda, which was built on a relic, and then Harmik. तो जो भी आपके पास से हर एक का एक सिग्निफिकेंस है, तो हर एक के सिग्निफिकेंस को मैं मेंशन कर करके, पार्ट को मेंशन कर करके सिग्निफिकेंस मेंशन करती थी. दैट बिकम्स द कल्चरल सिग्निफिकेंस. उसके अलावा आफ्टर एक्सप्लेनिंग द पार्ट आई यूज्ड कि और क्या कल्चरल सिग्निफिकेंस हो सकता है.
अदर सिग्निफिकेंस लिख के मैंने मॉन्यूमेंटल सिग्निफिकेंस भी लिख दिया था। तो ये मेरा बॉडी डेवलप हो गया। एंड देन कंक्लूजन मैंने लिख दिया कि दे हैव आस्क्ड अबाउट समथिंग अबाउट कल्चरल सिग्निफिकेंस और समथिंग। तो मैंने स्टार्ट कर दिया था कि हाउ स्तूप started as something significant for Buddhism, and today has reached to a point where today it plays a role or has significance in every person's or individual's life, with the lessons that it teaches through its paths or the culture that it bestows. तो ऐसा करके आपको आंसर फ्रेम करना है। दिस डज नॉट कम इन वन डे। पहले आंसर में आपका बिल्कुल भी नहीं आएगा। मोस्ट प्रॉबेबली पहले 5-10 आंसर में भी आप नहीं देख पाएंगे और आप स्ट्रगल भी करते रहेंगे, बट इवेंचुअली विद प्रैक्टिस आप ये डेवलप कर लेंगे। बट इट नीड्स प्रैक्टिस। आप भले टाइम लगा के ना करें, आप पहले 15 मिनट 20 मिनट ले टू राइट वन आंसर, इट्स फाइन, इट्स एब्सोल्युटली normal, but focus on first developing a quality to your answers. Focus on presenting the content in a right manner. तो आप फोकस करेंगे ऑन योर कंटेंट एंड ऑन योर प्रेजेंटेशन। आप ब्रेनस्टॉर्म करेंगे। सो फर्स्ट आप उस पर इंप्रूव करेंगे, उसको अपना स्ट्रेंथ बना लेंगे, एंड देन यू विल फोकस ऑन राइटिंग द आंसर्स इन टाइम, विच इज आफ्टर प्रीलिम्स। आई स्टार्टेड आफ्टर प्रीलिम्स, मुझे कोई दिक्कत नहीं हुई। प्रॉपरली मैंने टाइम मैनेज किया। मेंस एग्जाम में मैंने इतना प्रैक्टिस किया था बिफोर मेंस कि ऑन द डे ऑफ एग्जाम मेरे आंसर्स हमेशा एटलीस्ट अ कपल ऑफ मिनट्स 5 मिनट पहले खत्म हो जाते थे। एथिक्स का पेपर भी लेंदी होते हुए भी आई फिनिश द पेपर 1 मिनट बिफोर टाइम। इट वॉज मेनली बिकॉज ऑफ द प्रैक्टिस। भरपूर प्रैक्टिस किया था मैंने। प्रीलिम्स के पहले मैंने क्वालिटी पे प्रैक्टिस किया, एंड प्रीलिम्स के बाद मैंने टाइम मैनेजमेंट पे प्रैक्टिस किया। सो दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट एलिमेंट। तैयारी वैसी की। सो मल्टी डायमेंशनल आंसर एक पूछा जाता है कैसे लिखे, दैट डिपेंड्स ऑन द क्वेश्चन। कोई वन स्टॉप अप्रोच है नहीं इसमें। हर चीज़ का अलग अलग तरीका होता है सॉल्व करने का। अगर कोई क्वेश्चन है जिसमें आप वो पॉलिटिकल इकोनॉमिक डायमेंशंस दे सकते हैं, वेरी वेल एंड गुड। कोई कोई क्वेश्चंस में, फॉर एग्जांपल इन एथिक्स क्वेश्चंस, आपको इंडिविजुअल, सोसाइटी, स्टेट, कंट्री, ग्लोबल लेवल, वो सब पे आपको प्रोग्रेस करना पड़ेगा। तो अगेन ये पॉलिटिकल इकोनॉमिक वाला डायमेंशन वोंट हेल्प देयर। सो आपका जो आंसर मल्टी डायमेंशनल होना चाहिए, दिस विल डिपेंड ऑन द क्वेश्चन। उसके लिए मैंने आप जब आप तैयारी करते हैं, जब आप कुछ टॉपिक पढ़ते हैं, आप उसी समय ट्राई कीजिए कि आप सोचे, नॉट जस्ट टू मेमोराइज व्हाट इज रिटन इन द बुक और इन द नोट्स और व्हाट इज बीन टॉट इन द क्लास, बट ऑल्सो ट्राई टू थिंक इन अ पॉसिबल वे कि आप कैसे उसे ऐसे लिख सकते हैं कि वो हर एरिया को कवर करे। तो that multi-dimensional answer writing will come only with your thinking ability and practice. आप जितना ब्रेनस्टॉर्म करेंगे, जितना प्रैक्टिस करेंगे, उतना ही आपका मल्टी डायमेंशनल अप्रोच डेवलप होते जाएगा। आंसर्स को बहुत लोग पैराग्राफ वाइज लिखते हैं, कोई पॉइंट वाइज लिखते हैं, कोई सिर्फ डायग्राम्स पे फोकस करते हैं। आई वुड से मैंने अपना एक भी आंसर पैराग्राफ वाइज तो नहीं लिखा था, बट इट वॉज अ मिक्स ऑफ पॉइंट वाइज प्रेजेंटेशन एंड डायग्रामेटिक या फ्लो चार्ट प्रेजेंटेशन। सो जो भी आंसर लिखे, इट शुड बी अ मिक्स ऑफ बोथ। आप सिर्फ फ्लो चार्ट डायग्राम्स पे रिलाई नहीं कर सकते, और आप सिर्फ पॉइंट वाइज अप्रोच या पैराग्राफ वाइज अप्रोच पे रिलाई नहीं कर सकते। जैसे मैंने एग्जाम्पल दिया स्तूप वाले क्वेश्चन का, आई कुड हैव रिटन इट जस्ट इन नाम लिख लिख के कि हाँ इसका सिग्निफिकेंस ये है, इसका सिग्निफिकेंस ये है, कर सकती थी। बट आई चोज कि मैं एक स्तूप का डायग्राम बना दूं और सारे पार्ट्स एक बार लेबल कर लूं। तो उसके बाद जो है, मैं अगर कुछ लिख भी रही हूँ तो उसका सिग्निफिकेंस जो है उस डायग्राम से जो है रिलेट करते करते डेवलप हो जाएगा। दिस इज हाउ यू सपोज टू राइट एन आंसर। अगर आप कोई इकोनॉमी का क्वेश्चन देख रहे हैं जिसमें आपका ट्रेंड के बारे में है, डू ड्रॉ अ ग्राफ शोइंग द ट्रेंड। अगर आप कुछ किसी की चीज का मैकेनिज्म पूछा गया है, तो प्लीज ड्रॉ फ्लो चार्ट फॉर इट। जैसे पावर्टी का विशियस साइकिल पूछा गया है, जस्ट डोंट, आप बस एक्सप्लेन ना करें कि इट्स अ विशियस साइकिल बाय दिस 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 दिस। आप एक ड्रॉ भी कर दे वो विशियस साइकिल कि मतलब पावर्टी लीड्स टू दिस, दिस लीड्स टू दैट, जो भी है आप उसको एक डायग्राम में एक्सप्लेन करके लिख देंगे, तो एग्जामिनर के लिए वो कैची भी हो जाएगा, बिकॉज इंस्टेंटली ही और शी विल रियलाइज कि हाँ आपको एटलीस्ट बेसिक आइडिया है इस क्वेश्चन के बारे में, and then they'll be having a positive outlook towards your answer. Secondly, आप जो भी डायग्राम में फ्लो चार्ट ड्रॉ करते हैं, आप इंश्योर करें कि आप जो डायग्राम ड्रॉ करें पेज के बीच में ड्रॉ करें या अ बिट टू द लेफ्ट, एंड राइट साइड में सारे लेबलिंग्स आपका आ जाने चाहिए। ऐसा नहीं है कि आपने जैसे स्तूप ड्रॉ किया तो यहाँ पे एक लेबलिंग किया, लेफ्ट साइड में कुछ लेबलिंग है, आधा यहाँ आधा वहाँ, ना करें। एक साइड में सारे लेबलिंग करें नीटली, और नीचे में नेम योर फिगर, जैसे फिगर स्तूप, ऐसा। तो आपको ऐसे नेम करना है आपका फिगर को।
So this is how you'll draw a diagram or a flow chart or a graph. Any kind of addition you do to your answer other than your writing part, आप इस format में करेंगे तो even your drawings और जो diagrams है वो भी neat and clean दिखेंगे. Otherwise, haphazard diagram will again have a negative yield because examiner will think you're not serious about what you're drawing or what you're writing. So that has to be taken care of. This is about answer writing. Positive approach कैसे रखना है? आप जो भी पेपर पढ़ेंगे, जैसे कहा जाता है कि द हिंदू इज अ बिट अगेंस्ट द गवर्नमेंट, दैट्स अ पॉपुलर आउटलुक. आप क्या करें, अगर आप कुछ भी नेगेटिव देख रहे हैं अगेंस्ट द गवर्नमेंट और अगेंस्ट एनी पर्टिकुलर स्कीम और एनीथिंग, एनी स्टेप टेकन बाय अ गवर्नमेंट, यूज दैट एज अ चैलेंज इन योर आंसर. तो जब आप लिखते हैं व्हाट आर द चैलेंजेस, व्हाट आर द ड्रॉबैक्स, यू विल राइट दीज पर्सपेक्टिव्स एज दोज चैलेंजेस. और जब कोई भी चैलेंज पढ़ते हैं, you know you'll become a government servant, up try to think in the way which will help overcome the challenge. So when you write a challenge even in the answer, आप कोशिश करें कि आप उस challenge का solution लिख रहे हो answer में. So at the end, you either through a way forward separately or as a part of conclusion, आप उस question में कुछ positive steps आप ले सकते हैं, way forward type of statements आप उसमें add करें. That will help you. Even if the question is about the negatives of a particular thing, you'll end up in a positive outlook कि आप कैसे improve कर सकते हैं, how it will affect in a short term and in a long term manner. ऐसे करके your answer will automatically have a positive outlook or a positive approach in it. And then there's a common question among people कि prelims, mains और interview में कुछ question ना आए, तो how will you approach? Prelims में again there are types of questions that you don't know. एक question जो आपको बिल्कुल idea नहीं है, तो अगर आप कुछ elimination से intelligent guess कर सकते हैं, that is up to you. If you have no idea with the options also, जैसे कि option भी आपने कभी नहीं देखा है, आपको कुछ idea नहीं है, please drop the question. जरूरी नहीं है कि आपको 100 question attempt करने हैं, सबका accuracy अलग होता है. तो वो आपको प्रैक्टिस में अगेन मॉक टेस्ट में प्रैक्टिस करना पड़ेगा, कौन से क्वेश्चंस आपको अटेम्प्ट करने हैं, कौन से वाले छोड़ने हैं. मेंस में ट्राई टू आंसर ऑल द क्वेश्चंस. आप अगर चाहेंगे कि ये क्वेश्चन मुझे बहुत बढ़िया तरीका से आता है तो मैं इसमें 15-20 मिनट लगा के लिखूंगी या लिखूंगा, एंड ये क्वेश्चन बिल्कुल भी नहीं आता है तो मैं इसे छोड़ दूंगी या छोड़ दूंगा, तो दैट्स अ बैड आइडिया. क्योंकि आप कितना भी करेक्ट अच्छा आंसर लेके 10 में से आपको 5, 6, 7 मैक्सिमम देंगे, 10 में से 10 कोई नहीं देने वाला. तो योर आंसर्स हैव टू बी एवरेज और अबव एवरेज, एक अच्छा आंसर होना चाहिए. एंड जो आंसर्स आपको नहीं पता है, ऐसा नहीं होता है कि आप बिल्कुल भी नहीं जानते हो, जीरो नॉलेज, जीरो आइडिया. यू हैव सम बेसिक आइडिया उस टॉपिक में एटलीस्ट. जैसे हमें एक क्वेश्चन आया था पर पब्लिक एग्जामिनेशन एक्ट दैट वाज पास्ड एट दैट टाइम बिकॉज ऑफ द कंट्रोवर्सीज अराउंड चीटिंग एंड एवरीथिंग. भले ही बहुत लोगों को उसका आंसर एग्जैक्ट नहीं पता होगा, एग्जैक्ट प्रोविजंस नहीं पता रहेंगे, बट यू हैव अ बेसिक आइडिया कि ऑब्जेक्टिव्स क्या हो सकता है. There'll be a basic objective ki to prevent cheating, to prevent to ensure that justice is provided to students. ऐसे रहेंगे बेसिक ऑब्जेक्टिव्स रहेंगे, एंड बेसिक प्रोविजन रहेगा कि चीटिंग करने से फाइन या इम्प्रिजनमेंट होगा, ऐसे ऐसे इंक्वायरी बैठेगी, सच काइंड ऑफ एक इंडिपेंडेंट बॉडी होगा विच विल कंडक्ट द एग्जामिनेशन एंड एसोसिएट विद इट्स रिजल्ट्स एंड एवरीथिंग. तो ये बेसिक ऑब्जेक्टिव्स आप deduct कर सकते हैं with your studies and revision and everything that you've done in the past year. So use that to answer the question. Interview में you have to be very careful with how you give an answer. Interview में if you've been asked a factual question and you have no idea about it, if you want to guess कि okay, if some statistic has been asked and आपको एक roundabout answer पता है, round off किया हुआ answer पता है, you can tell the person in the panel in the interview कि I'm not aware of the exact value, but I think around this percent or this number. आप ऐसे आंसर दे सकते हैं. इन केस यू डोंट नो और आपको लगता है कि आप गेस कर सकते हैं बिकॉज you've read it somewhere, आप बोल सकते हैं कि मैम और सर, I'm not aware of this answer exactly, but can I give a guess if you allow. अगर वो अलाउ करते हैं तभी ही आप आंसर देंगे, other than that you won't. अब कोई ऐसा क्वेश्चन है जो ओपिनियन बेस्ड है या एनालिटिकल पूछा गया है, यू हैव टू गिव योर आंसर. आप आई डोंट नो नहीं कह सकते. अगर कहा जा रहा है कि जैसे मुझे बहुत सारे क्वेश्चन, एक्चुअली टू बी ऑनेस्ट मेरा इंटरव्यू वाज वेरी पॉजिटिव इन द वे दैट मुझे एक भी फैक्चुअल क्वेश्चन नहीं पूछा गया था. दे आस्क्ड मी ओनली ओपिनियन बेस्ड एनालिटिकल क्वेश्चन
and maybe that's why my marks were really good in interview. I scored 215 in interview because my approach was that way. मैंने किसी के अगेंस्ट नहीं बोला, मैंने किसी के फॉर में नहीं बोला डायरेक्टली. आई स्पोक अगेन. मुझे क्वेश्चन पूछा गया था ऑन पीओके, तो मैंने अगेंस्ट द वॉर भी आंसर दिया एंड फॉर द वॉर भी आंसर दिया इन अ वेरी नाइस मैनर. उन्होंने कहा था कि यार फॉरेन सेक्रेटरी तो व्हाट विल डू, तो उस तरीके से फ्रेम किया मैंने आंसर. तो आई डिड नॉट से कि आई डोंट नो व्हाट आई विल डू बिकॉज आई डोंट वांट टू गो फॉर अ वॉर. You can't do that because he said very specifically कि you're a foreign secretary. A foreign secretary cannot say I don't know as an answer उस समय. So you cannot say I don't know to an opinion based answer. अगर आप अपना opinion based answer में I don't know कह रहे, that means you don't have an opinion. So as a government servant, you are a negative for them. So that's how you'll be answering questions you don't know in prelims, mains or interview. प्रीलिम्स और मेंस की तैयारी साथ में करते हैं फॉर द इनिशियल फ्यू मंथ्स. जैसे मैंने कहा कि इफ आई एम गिविंग एन अटेम्प्ट इन 2024, जैन 2024 तक मैंने इंटीग्रेटेड मतलब कुछ डिफरेंशिएट नहीं किया था. February onwards, I started prelim specific preparation. मतलब I didn't focus on the for and against arguments. मैंने आंसर कैसे लिखते हैं ध्यान नहीं दिया, मैंने फिगर को प्रैक्टिस नहीं किया. आई फोकस्ड ऑन द लेबलिंग, आई फोकस्ड ऑन facts, I focused on places in news kind of areas. ऐसे टाइप के वॉलेटाइल एरियाज को मैंने ज्यादा फोकस किया एंड टेस्ट के हिसाब से अपने आप को ब्लेंड किया. प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन पेपर्स कितने इंपॉर्टेंट है? यस, दे आर वेरी इंपॉर्टेंट बोथ फॉर प्रीलिम्स एज वेल एज मेंस. जैसे मैंने कहा कि इनिशियल डेज ऑफ माई प्रिपरेशन में माई फोकस वॉज ऑन कंप्लीटिंग द सिलेबस एंड आई supplemented them with PYQs for prelims as well as mains. So they are very much important because आपको एक idea लगता है about the language that UPSC uses, the themes around which UPSC revolves in a repeated manner. तो दैट्स वाई आपको इस तरीके से PYQ सॉल्व करने कि अब बस मशीन की तरह आंसर नहीं लिख रहे हो, आप ये भी समझ रहे हैं कि उस क्वेश्चन को पहले कितने बार पूछा गया है. तो उस तरीका से आपको PYQs को इस्तेमाल करना है. फिर क्या मैं बताया, इंटरव्यू बोर्ड और इंटरव्यू पैनल 4 या 5 पैनल होते हैं, each panel having 5 members. तो your interview will be allotted randomly. I don't think anyone knows कि कैसे allot किया जाता है and आपको वो last moment तक नहीं पता चलेगा. For example, मुझे इंटरव्यू के लिए बुलाया गया था. I was the 4th in row एंड मुझे जब मेरा नंबर आया तो मुझे बुलाया गया. दे एस्कॉर्टेड मी एंड दे मेड मी सिट आउटसाइड द केबिन जहाँ पे इंटरव्यू हो रहा हो. मेरे से पहले जो लड़की थी शी वाज इनसाइड एंड आई वाज आउट एंड अंटिल देन आई हैड नो आइडिया हु द इंटरव्यू chairperson is of the board and I was just waiting as a surprise. We just knew कि कौन से पैनल है उस दिन, not more than that. When the girl before me came out, she gave me a cue कि it's Raj Shukla sir because we had discussed before that कि कौन से boards है. And that's the moment when I got to know कि it was the retired Lieutenant General Raj Shukla sir's board that I was allotted to. And since there are various feedbacks that people give about every interview board, about how they what kind of questions they ask, how they deal with you जब वो grill करते हैं कि नहीं, marks कैसे देते हैं. तो I knew things about all the panels, but at that time when I got to know कि okay मुझे ये panel मिला है, I was like whatever happens, I just have to go in as a candidate, as a potential candidate who wants to get selected and who deserves to be selected. So that's how I entered the board, entered the room, and that helped me because since preconceived notions nahi the mere dimag mein, it helped me give an answer according to my abilities and not what the interview panel wanted. फिर इंटरव्यू के ड्रेस कोड, मेल्स के लिए इट्स अ कॉमन थिंग दैट दे वेयर द वेस्टर्न ब्लेजर सूट, बट फीमेल्स के लिए द इंटरव्यू ड्रेस कोड एक इट वाज एन अनसेट ड्रेस कोड कि आप साड़ी या सलवार कमीज पहनेंगे. But since I had never worn a sari ever in any of the occasions, and I had this thing of wearing only Western clothes everywhere, my father had given a condition that I'll be only wearing Western blazer suit to my final interview. And that's why हर मॉक में मैं Western blazer suit पहन के जाती थी. बहुत जगह नेगेटिव फीडबैक मिलता था कि you're going to be a part of the civil services, you have to be a part of the country,
you'll be representing a country, तो country को represent करने के लिए traditional dress पहनो, साड़ी या सलवार कमीज. But my father was pretty much stubborn about this. He didn't let me think of any other dress code. Even on the day of interview, I went in a Western blazer suit. And it didn't affect my interview. In fact, I think it played a role in getting me more marks. 215 marks mujhe mila hai. That means that they were not, they didn't have any problem with my dress code. So you can wear any formal attire, be it a Western or Indian code. It should be neat. It should be formal. It shouldn't be too much, crazy or flashy in terms of its color or in terms of its appearance. It should be decent and sober. And you should look like an officer in it. ऐसा नहीं कि आप कुछ भी पहन के चले जाए, आप slippers पहन के चले जाए, because that's not an officer-like quality to have, in you. So that's how your dress code will be decided by you. DAF कैसे बनाएं? DAF 2 is the one which जहाँ पे confusion होता है कि कैसे क्या लिखा जाए, क्या नहीं लिखा जाए. Specifically with respect to the section 7, I guess, जहाँ पे you write your achievements and your hobbies. So I was very much sure. मेरे achievements काफ़ी सारे थे, मेरे hobbies भी काफ़ी wide range रहे हैं. एंड बहुत लोग कहते हैं कि सोच समझ के लिखो, यू कांट राइट मोर देन वन हॉबी, और योर अचीवमेंट्स और हॉबी शुड बी वन जिसके बारे में आप पढ़ सको, कुछ यूनिक होना चाहिए. ऐसा कुछ नहीं है. मेरे हॉबीज बहुत यूनिक नहीं थे. दे वर डाइवर्स, आई अग्री. माई हॉबीज मैंने लिखा था अबाउट रीडिंग फिक्शन नॉवल, प्लेइंग बैडमिंटन एंड डांसिंग भरतनाट्यम. दे आर डाइवर्स बट दे आर नॉट यूनिक. दे आर वेरी कॉमन वंस. बहुत लोगों के ये सब सेम हॉबीज होते हैं. But I still chose them because they were actually my hobbies. ये बने बनाए या नए दिमाग में सोचे हुए hobbies नहीं थे. They were the hobbies that I actually, followed throughout my childhood and further. Achievements में again, आपने जो achieve किया है आप लिखे. If it's just one thing that you've, some one medal or certificate that you've earned, just write that. आपने leadership में कुछ quality किए है school, college में या कुछ भी, आप बिल्कुल लिख सकते. If you've not done, it's fine. Do not mention anything, but do not lie. That's what I would say. Whatever you write in DAF has to be true to yourself. It shouldn't be any kind of lie, because interview panel समझ जाती है. They ask you one question which is not a factual question, and they'll get to know how interested you are in that particular thing, how involved you were in particular thing that you're able to answer. So that's how you're going to write your DAF. It should be honest. इंटरव्यू के लिए पर्सनालिटी कैसे डेवलप करें? पर्सनालिटी एक दो दिन में डेवलप नहीं होती है. इट्स अ वर्क ओवर मंथ्स एंड ईयर्स. बट आपको ये इंश्योर करना है कि आप इंटरव्यू बोर्ड को दिखा रहे हो कि आप एक ऑनेस्ट ऑफिसर बन सकते हो, अ पर्सन विद इंटेग्रिटी हो, एंड यू हैव द क्वालिटीज दैट यू नीड टू बी एन ऑफिसर एंड अ गुड ह्यूमन बीइंग. तो उसके लिए आपको आंसर्स में वो शो करना है. आपका पर्सनालिटी जो है, कम्युनिकेशन स्किल्स जो है, वो आपको पोर्ट्रे करना है कि हाँ, मेरे कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छे. बिकॉज नो मैटर विच सर्विस यू गेट थ्रू, कम्युनिकेशन स्किल्स पॉजिटिव रहने चाहिए, अच्छे होने चाहिए, विच विल कम थ्रू प्रैक्टिस. जैसे मैंने मॉक्स अटेंड करना स्टार्ट किया था, तो आई वाज टोल्ड कि मेरी स्पीड बहुत ज़्यादा है बात करने की, एंड मैं बहुत लंबे आंसर्स देती हूँ, दे आर नॉट प्रिसाइज और कंसाइज. तो देन मुझे सजेस्ट किया गया मिरर प्रैक्टिस करो. तो सिंस मिरर नहीं था, आई चोज माई लैपटॉप. उसमें कैमरा ऑन करके आई यूज टू स्टार्ट, खुद को ही क्वेश्चंस पूछती थी, खुद ही आंसर देती थी. माई मॉम यूज्ड टू सिट एट द बैक और वो चेक करती थी कि स्पीड सही है कि नहीं. फास्ट हूँ तो तुरंत मुझे टोक दिया जाता था कि ओके बी स्लोअर. तो इस तरीका से आपको प्रैक्टिस करना है टू टॉक टू योर सेल्फ, टॉक टू योर फ्रेंड्स अराउंड यू इन सच अ वे दैट यू गिव द वाइब्स ऑफ एन ऑफिसर. So that's how you'll develop your personality for interview per se. But I would suggest कि आप पहले से ही start करें to develop your personality. Start thinking like an officer. Start thinking like a person who is here to work in that government sector. ऐसा. Interview का experience and questions. My interview experience was very positive. As I said, Shukla sir का board मिला था मुझे. And my questions were 100% opinion based or analytical. एक भी factual questions नहीं पूछा था. Mostly it was around healthcare system because I'm a medical graduate and मेरा optional भी medical science था. So my questions were, the chairperson asked a couple of questions only कि about my place of origin. I'm from, I relate to both Jharkhand as well as Karnataka. So the question was based on that. And the next question was on POK. And I think he was pretty satisfied with the answer. तो उन्होंने उस समय
अपना स्टॉप कर दिया कॉन्वर्जेशन एंड इट वाज शिफ्टेड टू द नेक्स्ट पर्सन. So it was mixture of the city. I'm from Hubli, my background, so healthcare system. And since अगले दिन ही Women's Day था, International Women's Day, तो the question were a few on women empowerment. तो questions काफ़ी अच्छे थे, सोचने वाले questions थे. You cannot just सुन के आप तुरंत आंसर दे दे, वैसा नहीं था जैसे हमारे स्कूल में वाइवा हुआ करता था. आपको सोच समझ के आंसर देना है, आपको वर्ड्स फ्रेम करने हैं इन सच अ वे दैट इट डज नॉट feel offensive or is not in a negative connotation any point of time. खुद को दूसरे से अलग कैसे बनाए? To be honest, throughout my preparation मैंने कुछ extraordinary नहीं किया है. चाहे वो बुक लिस्ट हो, चाहे वो टेस्ट सीरीज हो, इट्स वेरी ऑर्डिनरी. जो द मोस्ट कॉमन बुक लिस्ट रहेंगे वो मैंने यूज किया. दो मोस्ट कॉमन टेस्ट सीरीज यूज्ड, मैंने वो यूज किए. तो कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी करने की जरूरत नहीं है, बट जो आप करें उससे आप प्रॉपर कंसिस्टेंसी के साथ, जो रिलीजियसनेस बोलते हैं, रिलीजियोसिटी रहती है. मैंने जो भी पढ़ाई किया बहुत डिलीजेंटली किया, बहुत रिलीजियसली किया. सो वॉट एवर यू स्टडी, आप जो भी पढ़े, जो भी टेस्ट दे, ऑनेस्टली दे, सिंसियरली दे. जो भी पढ़े आप सिंसियरली पढ़े, कंसिस्टेंटली पढ़े. ये नहीं कि आज मैं 12 घंटे मैंने पढ़ लिया तो उसको सेलिब्रेट करने के लिए कल मैंने सिर्फ 1 घंटा पढ़ा. नहीं, हैव अ कंसिस्टेंसी. मैं 8-10 घंटे पढ़ती थी एवरीडे, तो इट वॉज ऑलवेज 8 to 10 hours. कभी कभी बिकॉज ऑफ सम रीजन 12 घंटे स्ट्रेच हो जाता था, एंड कभी कभी बिकॉज ऑफ सम सेलिब्रेशन कम हो जाता था टिल 4 to 6 hours. मैं हर 15 दिन में हाफ अ डे ब्रेक लेती थी, हर महीने फुल डे ब्रेक ले लेती थी. ऐसा नहीं कि मैं बिल्कुल भी कुछ भी नहीं किया, सिर्फ पढ़ाई किया. तो ये आपको ध्यान रखना है कि आप जो भी पढ़े, इट हैज टू बी डन इन एन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मैनर. आप ऑर्डिनरी चीज ही पढ़े, बट डू इट सो डिलीजेंटली दैट योर एफर्ट्स बिकम एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी. तो ये आपको ध्यान देना है. देने का मौका क्या करना चाहो. सी, सिंस मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट था, आई कैन नॉट एक्चुअली से कि मेरे मिस्टेक्स क्या थे, बिकॉज यू नो विद फेलियर यू लर्न. एंड सिंस रिजल्ट आ गया था एंड वाज हैप्पी विद माय रिजल्ट्स, मैंने कुछ एनालाइज नहीं किया कि मैंने एग्जाम में क्या किया. बट सम थिंग्स आई वुड से, नोट्स मैंने स्टार्टिंग में नोट्स नहीं बनाए थे बिकॉज आई डिडंट नो हाउ टू मेक नोट्स एंड आई वाज स्कैर्ड कि नोट्स बनाए तो बनाए कैसे. तो इसीलिए टिल एंड मैंने नोट्स नहीं बनाया था. आई स्टार्ट प्रिपेयरिंग नोट्स ओनली आफ्टर प्रीलिम्स. ये गलती ना करें. आप कोशिश करें कि आप स्टार्टिंग से ही आफ्टर फर्स्ट ट्रेनिंग नोट्स बनाना शुरू कर दें. जितना हो सके, जितने सारे सब्जेक्ट्स का नहीं हो पा रहा है, जितने हो पा रहे हैं उनके नोट्स प्रिपेयर करें. दैट विल हेल्प यू अ लॉट इन द फ्यूचर. टेस्ट्स दे इनिशियली नहीं, एटलीस्ट 1 या 2 रीडिंग खत्म करें. ओनली देन you can start taking tests. Until then, focus on building the quality of your answers through individual questions, PYQs, etc., and solving MCQs of PYQs or any model MCQs of that matter. PYQs को बिल्कुल इग्नोर ना करें, diligently solve करें PYQs. ये सब छोटी मोटी चीजें हैं जो ऐसे सुनने में बहुत insignificant लगती है, बट हम नहीं करते हैं प्रॉपरली. तो ये सब चीजों का ध्यान दें. यूपीएससी मैंने क्यों सिलेक्ट किया? मेरा प्लान एक्चुअली नहीं था यूपीएससी का अंटिल माय फाइनल ईयर. मेरा उसी में फील्ड ऑफ मेडिसिन में ही आगे बढ़ने का प्लान था, बट देन माय ग्रैंडफादर इंटरवीन एंड उन्होंने मुझे मोटिवेट किया टू थिंक अबाउट यूपीएससी एंड प्रिपेयर. तब मैंने थोड़ा रिसर्च करना शुरू किया अबाउट दिस एग्जाम एंड द लाइफ आफ्टर यूपीएससी. एंड मुझे काफ़ी इंटरेस्टिंग लगा कि मैं लार्जर स्केल में कुछ कर पाऊंगी. एंड दैट्स वाई माई इंटरेस्ट शिफ्ट टुवर्ड्स यूपीएससी. ऐसे मैंने एग्जाम उसका क्लियर किया. सिलेबस समझ नहीं आता, बहुत लोगों का डाउट रहता है. सिलेबस समझना इज नॉट अ वन डे टास्क. आप बहुत लोग बोलते हैं कि आप मेमोराइज कर ले सिलेबस, बट मैंने ऐसा कुछ नहीं किया था. बिकॉज मेरा था कि जो सिलेबस है, जो भी टॉपिक्स है उसमें मेंशन्ड, मैं उसे समझूं कि क्या टॉपिक्स है, मैं उन टॉपिक्स को इंडिविजुअली पढ़ूं एंड सिलेबस समझूं. आप सिलेबस को बस टॉपिक्स, जैसे अगर सिलेबस में दिया है फंडामेंटल राइट्स, डीपीएसपीज, फंडामेंटल ड्यूटीज, ऐसे आप नहीं समझते. आप फंडामेंटल राइट्स पढ़ेंगे, you'll understand fundamental rights, each and every element of each and every article under fundamental rights, and that's how you will understand the syllabus, not just by the heading fundamental rights. तो अगर आपको syllabus समझना है तो you'll have to read that particular topic to understand what it is, not just to memorize.
आप बस ये नहीं करेंगे कि हाँ आर्टिकल 14 इज राइट टू इक्वालिटी, आर्टिकल 21 इज राइट टू लाइफ लिबर्टी, जो भी है, यू विल नॉट डू दैट. You will understand कि why is it right to equality, what is procedure established by law, what is due process of law, what is principle of natural justice. ये सब आपको समझना पड़ेगा so that you understand the syllabus further. टॉपर्स कॉपीज को कैसे एनालाइज करें? ऑनेस्टली मैंने टॉपर्स कॉपीज उतना नहीं पढ़ा था बिकॉज आई डिडंट हैव द टाइम. मुझे एज अर्ली एज पॉसिबल क्लियर करना था एंड सिलेबस बहुत कंप्लीट करना था, तो मेरे लिए टॉपर्स कॉपीज पढ़ना पॉसिबल नहीं था उतना. बट हाँ, मैं फुल मोटिवेशन से शुरू करती थी टॉपर्स कॉपीज पढ़ना. पहले 3-4 क्वेश्चन पढ़ लेती थी एंड देन आई यूज्ड टू गिव अप. तो टॉपर्स कॉपीज को आपको एनालाइज ऐसे करना है कि आप देखेंगे कि वो किस तरीका से लिख रहे हैं. they'll have an introduction, they'll have a body, they'll have a conclusion. इंट्रोडक्शन में वो किस तरीका से लिख रहे हैं, आर दे डूइंग, जैसे फॉर एग्जांपल एक क्वेश्चन है, उस क्वेश्चन में उन्होंने इंट्रोडक्शन कैसे लिखा है, they've done यूज डेफिनेशन. आप क्या कर सकते हैं, आप उसको समझ सकते हैं कि ओके इसने डेफिनेशन यूज किया था, मैं क्या यूज कर सकती हूँ, कैन आई यूज द ओरिजिन ऑफ दिस थिंग, कैन आई यूज अ डेटा टू राइट एन आंसर, बेटर कौन सा होगा. इसमें इन्होंने कोई डायग्राम नहीं किया है, शुड आई ड्रॉ अ डायग्राम इन सच अ क्वेश्चन. फिर उन्होंने बॉडी में ये पॉइंट्स लिखे हैं, ओके दिस इज अ न्यू पॉइंट, तो मैं उसे नोट डाउन कर लूँ. अगर मुझे कोई और पॉइंट याद आ रहा है तो मैं उस पॉइंट को भी ध्यान लूँ कि ओके मैं इसमें ये पॉइंट भी ऐड कर सकती थी. दैट्स हाउ यूल एनालाइज. आप ऐसा समझे कि आपको उस पेपर को इवेल्युएट करने के लिए दिया गया है एंड आप उसे इवेल्युएट करके खुद को फीडबैक दे रहे हैं. तो दिस इज हाउ यूल एनालाइज टॉपर्स आंसर कॉपीज. नोट्स बनाने की बात हो, जैसे मैंने कहा स्टार्ट प्रिपेयरिंग योर ओन नोट्स. आप चाहे तो आप दूसरों के नोट्स भी रेफर कर सकते हैं, टॉपर्स नोट्स एंड ऑल. मेरा जैसे पर्सनल क्या था कि मैं दूसरों के हैंड राइटिंग नहीं पसंद करती थी देखना. मुझे खुद का हैंड राइटिंग चाहिए, या तो एक प्रिंटेड मटेरियल होना चाहिए या फिर मेरी हैंड राइटिंग हो. मैं किसी और की हैंड राइटिंग नहीं देख सकती हूँ. तो फॉर पर्सन लाइक मी, दूसरों का नोट्स पढ़ना वुड बी अ वेस्ट ऑफ माई एनर्जी. तो मैं खुद के नोट्स बनाऊं या फिर प्रिंटेड मटेरियल पढ़ूं. अगर आपको कंफर्टेबल है दूसरों के नोट्स पढ़ना, यू कैन ऑलवेज गो अहेड विद दैट, नो वंस गोना स्टॉप यू. So it's entirely a personal choice, but please use some kind of short notes, either prepared by you or prepared by your topper or your friend if you're comfortable with it. Notes padhna chahiye ya text book, common question, I would say it's your choice. For example, for things like ancient and medieval history, मैंने कोई टेक्स्ट बुक नहीं पढ़ा. आई जस्ट रेड अ थीम्स टेक्स्ट बुक एनसीईआरटी क्लास 11 की, जस्ट टू लुक एट द ग्लोसरी एंड द वर्ड्स टर्म्स दैट आर गिवन. बट मैंने ओवरऑल रिविजन वगैरह सबके लिए सिर्फ क्लास नोट्स पढ़ा. बट फॉर सर्टन सब्जेक्ट्स लाइक पॉलिटी, फॉर फिजिकल जोग्राफी मैंने एनसीईआरटी पढ़ा, फॉर मॉडर्न हिस्ट्री आई रेड स्पेक्ट्रम. सो उनके लिए मैंने बुक्स पढ़ा, नॉट द नोट्स. तो इट्स एंटायरली योर चॉइस, वॉट एवर यू आर कंफर्टेबल विद. फिजिकल जोग्राफी के लिए जीसी लियोंग इज द अ बुक इन डिमांड, बट मैंने नहीं पढ़ा. मैंने बुक खरीदा बट मैंने आज तक उसका एक भी पेज नहीं पढ़ा एंड आई डोंट नो व्हाई. बट मैंने सिर्फ एनसीईआरटी में लगी रही, उसी को पढ़ा मैंने. तो दैट्स हाउ यू विल डिसाइड. यू विल रीड अ बुक, इफ यू आर कंफर्टेबल विद इट यू गो अहेड विद दैट. इफ नॉट, जैसे मैंने पहले आई गेस ओल्ड एनसीईआरटी पढ़ी फॉर एंशिएंट हिस्ट्री, बट आई वाज नॉट कंफर्टेबल विद इट. क्लास नोट्स पढ़ा, आई वाज वेरी मच कंफर्टेबल, आई वेंट अहेड विद क्लास नोट्स. सो दैट्स हाउ यू विल डू. वैल्यू एडिशन कैसे करें, नोट्स कैसे बनाएं. नोट्स आप बनाएंगे शॉर्ट नोट्स. If there's a topic, for example, citizen charter, you'll start with definition of citizen charter. You'll start with things like how many countries have citizen charter, kuch data type ka. Then you'll start with the need for citizen charter, the significance, how will a citizen charter help. So you'll write short notes में एक एक pointer लिखते जाएंगे and in एक example लिख देंगे in case you feel the need for it. Then you will start with the challenges with citizen charter in a country कि बहुत जगह नहीं है, implementation gaps जो भी है, छोटे छोटे points you'll write. Then you'll write the way forward, and then you'll finally end with a quote or a successful current affair example जो आप conclusion में लिख सकते हैं. और concluding point जैसे कि for certain questions topics you can write the honorable prime minister saying that विकसित भारत by 2047. ऐसे कुछ कैची नोट्स आप लाइंस आप लिख सकते हैं विच यू कैन यूज इन दैट पर्टिकुलर कंक्लूजन. ऐसे आप फ्रेम करेंगे एंड दिस विल एंड इन 1 पेज, 2 पेज, मैक्सिमम 3 और 4 पेजेस. ऐसे आप नोट्स बनाएंगे. वैल्यू एडिशन कैसे करेंगे, जैसे मैंने कहा मैं थ्रू आउट वैल्यू एडिशन एज सच किया नहीं, पर एट द एंड प्रीलिम्स के बाद में मैंने मेंस कंटेंट बूस्टर सब्सक्राइब किया था एट शून्य आईएएस, एंड मैंने उन्हीं के पीडीएफ्स को प्रिंट आउट निकाल के उसी को हाईलाइट कर करके
रिवाइज करती थी, विच बिकेम माई वैल्यू एडिशन मटीरियल. NCERT की importance is a question asked by many for UPSC preparation. I would say it's necessary sometimes, but it's not sufficient according to me. आपको कुछ एक्स्ट्रा करना पड़ेगा. फॉर एग्जाम्पल मैंने कहा कि फिजिकल जोग्राफी के लिए NCERT वॉज अ बेसिक सोर्स, बट सर्टेन थिंग्स आर नॉट देयर इन दी NCERT. जियोमैग्नेटिज्म का मेंशन नहीं है NCERT में डायरेक्टली, तो आपको उसके लिए जियोमैग्नेटिज्म कहीं ना कहीं से, चाहे GC लियोंग से या कोचिंग के नोट से या कोई और सोर्स है, वो करना पड़ेगा. So NCERT you can start for initial development of momentum in your preparation, but once you do that आपको कहीं से थोड़ा external help लेना पड़ेगा. Just NCERT will not be enough. न्यू और प्लस बात आती है कि NCERT न्यू पढ़े या ओल्ड, इट्स अगेन चॉइस. आई रेड न्यू NCERTs ओनली. ओल्ड NCERT मैंने एंशियंट हिस्ट्री के लिए ट्राई किया था, बट आई वॉज नॉट कंफर्टेबल विद इट. तो अगेन आई जस्ट रेड द थीम्स NCERT इन क्लास 11. एंड ऑल्सो बी सिलेक्टिव विद वॉट यू रीड. जैसे कि आप क्लास 12 की माइक्रो इकोनॉमिक्स में कहा गया था कि इट्स नॉट वेरी मच हेल्पफुल, तो मत ना पढ़े, तो आई नेवर रेड. तो वैसे कुछ कुछ NCERTs को आप स्किप कर सकते हैं इफ यू थिंक कि इट्स नॉट covered properly or what, या फिर आपने कर लिया हो बेटर तरीके से ऑलरेडी, तो यू कैन स्किप. कैसे की यूपीएससी की तैयारी मैंने शुरुआत की जस्ट आफ्टर माई ग्रेजुएशन. अप्रैल में आई गॉट ग्रेजुएटेड इन 2023. एंड 2 महीना मैंने डिसीजन के लिए यूज किया कि मैं कहाँ से कौन सा कोर्स लूँ, बुक लिस्ट क्या होनी चाहिए. फिर NCERT थोड़ा बहुत मैंने पढ़ लिया था. एंड देन जून 2023 से मैंने तैयारी स्टार्ट की थी. आई थिंक 1 year of preparation is enough to clear the exam, अगर आप सही डायरेक्शन में कर रहे हो और अपने इंस्टिंक्ट्स को ट्रस्ट करते हुए कर रहे हो. तो अगर आप प्रॉपर तरीके से करें तो 1 year is enough अकॉर्डिंग टू मी, फुल फ्लेज्ड प्रिपरेशन अगर कर रहे हैं तो. करंट अफेयर्स की तैयारी मैंने एक्चुअली मिक्स किया था. मैं न्यूज़पेपर भी पढ़ती थी, मैं मंथली करंट अफेयर मैगजीन भी पढ़ती थी, एंड मैंने एनुअल ईयरली करंट अफेयर कंपाइलेशन भी पढ़ा था. तो दैट वाज मेनली ईयरली कंपाइलेशन इज मेनली टू हेल्प यू फॉर योर पर्टिकुलर एग्जाम. प्रीलिम्स के लिए उसका जो कंपाइलेशन आता है वो, एंड मेंस के लिए दैट पर्टिकुलर कंपाइलेशन. फॉर एग्जांपल PT 365 एंड मेंस 365. बट न्यूज़पेपर में हर दिन पढ़ती थी टू डेवलप अ पर्सपेक्टिव अबाउट एवरी इशू, विच हेल्प मी अ लॉट इन इंटरव्यू. क्योंकि प्रीलिम्स मेंस में भले ही न्यूज़पेपर का यूज ना हो, अकॉर्डिंग टू मी इंटरव्यू में न्यूज़पेपर बिकम्स वेरी मच इंपॉर्टेंट. एंड सिर्फ उस 2 महीने में अगर आप पढ़ने का कोशिश करेंगे तो यू माइट नॉट बी एबल टू ग्रास्प इट इन अ मैनर दैट इज रिक्वायर्ड. मैंने स्टार्टिंग से पढ़ा द एंटायर ईयर. आई रेड न्यूज़पेपर ऑलमोस्ट एवरी डे, एंड दैट हेल्प मी डेवलप अ पर्सपेक्टिव. इट हेल्प मी एनालाइज एनी इशू. जो भी क्वेश्चन पूछा जाए, जो भी मैं इशू देखूँ, आई वाज एबल टू एनालाइज इट प्रॉपरली बिकॉज ऑफ कंटिन्यूड न्यूज़पेपर रेफरेंस एंड रीडिंग. तो न्यूज़पेपर पढ़ा. मंथली करंट अफेयर मैगजीन ऐसे इज नॉट हेल्पफुल फॉर मेनी, but it was helpful for me because it helps you revise. If कोई current affair topic आया है तो they'll give you some static part also for that. तो आपने अगर already वो topic पढ़ा है तो it becomes a revision for you, and in case आपने नहीं पढ़ा है तो it becomes a first reading for you. So it's not entirely waste. It helps you in some way or the other. You'll realize only later on. So that's how you'll read current affairs. UPSC की तैयारी के लिए अकॉर्डिंग टू मी 1 year of current affairs was enough, क्योंकि मैंने उतना ही पढ़ा था. आई डिडंट रीड बियॉन्ड दैट. तो 1 साल मैंने पढ़ा एंड इट हेल्प मी क्लियर द एग्जाम. सो आई गेस 1 year of current affairs is more than enough. I think I've covered the current affairs part. Now coaching in UPSC, the answer varies. जैसे मेरा क्या था, आई वॉज 10th के बाद मैंने ह्यूमैनिटीज के सब्जेक्ट टच भी नहीं किए थे, एंड माई डिसीजन टू प्रिपेयर फॉर UPSC केम ओनली इन 2023. एंड आई न्यू कि आई एम ऑलरेडी 3 years behind the people from humanities background जो 21 years of age में स्टार्ट कर रहे हैं. सो फॉर मी आई वॉन्टेड टू क्लियर एट द अर्लीस्ट. तो मैंने जितना हुआ हेल्प लिया, मैंने सारे कोचिंग लिए, मैंने फाउंडेशन कोर्स लिया, मैंने ऐसे मॉड्यूल भी लिया, मैंने टेस्ट सीरीज सारे लिए. I did everything. So for me, taking the help from a coaching institute helped. But for some people, like a friend of mine, he prepared from 2nd year. He didn't feel the need for coaching, and he cleared the exam too. तो coaching लेना या नहीं लेना again एक personal decision हो जाएगा. If you think you're able to study, you have sufficient time, and you can finish the syllabus in that particular time, and give 1 or 2 attempts and clear, आप you can go ahead with self study. आप जा सकते हैं उसके साथ.
बट अगर आपको लगता है कि यू हैव लेस टाइम फॉर प्रिपरेशन, लाइक यू हैव एडवांस्ड योर एज एंड यू थिंक कि आई एम नॉट एबल टू, जैसे एथिक्स बहुत लोगों को सेल्फ स्टडी से हेल्प नहीं हो पाता है, then you can go for a module in ethics from any institute whichever you think is famous or has good results. So you can decide based on that. So it will be entirely your personal decision with the help of coaching. Test series ki importance, according to me, test series are one of the most important things in UPSC preparation, because test series ki wajah se I could revise 3 times of prelims, I could revise 3 or 4 times of mains, because as I said earlier कि मैं टेस्ट सीरीज के शेड्यूल को अपना मैक्रो शेड्यूल बनाती थी, बिकॉज ऑफ विच आई वाज, जो टेस्ट देती रहती थी वो रिवीजन तो होते जा रहा है मेरा, सो बिकॉज ऑफ विच मेरा 3 रिवीजन हो जाता था. So test series played a very important role in my preparation, and I would suggest all of you to take test series. भले आप पेड टेस्ट सीरीज ना ले, आप कहीं से जुगाड़ कर सकते हैं, दैट्स योर पर्सनल चॉइस. मैंने इंस्टीट्यूट से लिया था, आई डिड नॉट गो फॉर एनी साइड हेल्प फॉर टेस्ट सीरीज. प्रॉपर इंस्टीट्यूट में मैंने एनरोल किया था, मेनली बिकॉज आई वांटेड द इवैल्यूएशन, आई वांटेड द फीडबैक, उस वजह से. टेस्ट सीरीज कब से ज्वाइन करें? फॉर प्रीलिम्स, आई गेस इफ यू गिविंग द प्रीलिम्स इन मे, आप जैन या फेब्रवरी से टेस्ट सीरीज ले सकते हैं प्रीलिम स्पेसिफिक. फॉर मेंस, इफ दिस इज योर फर्स्ट अटेम्प्ट एंड आपने एक ही बार रीडिंग किया है अंटिल प्रीलिम्स, तो उसको आप क्या बोलते हैं, प्रीलिम्स के बाद से टेस्ट सीरीज ले सकते हैं. बट इफ यू ऑलरेडी स्टडीड फॉर 2 or 3 years और आपको लगता है कि मैंने 1-2 रीडिंग अच्छे से कवर कर लिया है, तो आप उस 1-2 रीडिंग के बाद में एक टेस्ट सीरीज ले सकते हैं फॉर मेंस. सो दिस इज हाउ यू विल टेक टेस्ट सीरीज. डेली स्टडीज की बात करें, शेड्यूलिंग एंड आवर्स ऑफ स्टडी, इट वेरीज. अगर आप जॉब में हैं तो आप ऑब्वियसली ज़्यादा टाइम नहीं दे पाएंगे. मैं कंप्लीट प्रिपरेशन पे फोकस थी, तो आई यूज्ड टू गिव ऑन एन एवरेज 8 to 10 hours ऑन अ डेली बेसिस. कभी कभी इट वेंट अप टू 12 hours, कभी कभी बिकॉज ऑफ सम commitments, personal commitments, it fell down to 4 hours or 6 hours. But yeah, there was consistency. Most of the time मैं 8 to 10 hours पढ़ती ही थी. I took breaks too, जैसे मैंने कहा, every 15 days मैंने half a day break लिया, and every month मैंने 1 full day break लिया. तो ऐसे आपका होगा. बट हाँ, तो जो जितने भी घंटे आप पढ़े, इंश्योर करें कि आप उतना पढ़ रहे हो. आज 4, जैसे आप इफ यूर इन अ जॉब, इफ यूर एबल टू रीड 5 hours, ट्राई टू डेवलप अ मोमेंटम ऑफ रीडिंग 5 hours every day. It can drop down to 1 hour sometimes because of your heavy workload, or if you're not well or something. Health को ignore ना करें, obviously that's something no one should do. And उसके बाद आप कवर अप कर सकते हैं इन फ्यूचर इफ यू थिंक कि आपने आज कम कवर किया हो. बट आप जितना भी देर पढ़े, फोकस ऑन द क्वालिटी ऑफ योर टाइम दैट यू स्टडी. मोटिवेशन कहाँ से मिला? दैट्स अ वेरी कॉमन क्वेश्चन कि मोटिवेशन कैसे मिलता है यूपीएससी का, बिकॉज बहुत डिमांडिंग है प्रिपरेशन जर्नी. अकॉर्डिंग टू मी, मोटिवेशन कहीं बाहर से नहीं आता है. मोटिवेशन कम्स फ्रॉम विद इन. आपका डेडिकेशन, आपका पर्पस, कि आप किस वजह से यूपीएससी एग्जाम दे रहे हो, द फ्यूचर एज सिविल सर्वेंट, आप क्या कर सकते हो, आप क्या अचीव कर सकते हो आफ्टर बिकमिंग अ सिविल सर्वेंट, दैट शुड बी योर मोटिवेशन. आप कितना भी मोटिवेशनल स्पीकर को देख ले, वीडियोस देख ले, मोटिवेशनल स्पीकर से बात करें, दे वोंट हेल्प यू, दे कांट हेल्प यू अनलेस एंड अनटिल आप अंदर से मोटिवेटेड हो. आप मोटिवेशनल वीडियो देखेंगे, इट विल हेल्प यू फॉर 1 day 2 days, बट जब तीसरे दिन या 1 हफ्ते के बाद उसका इफेक्ट खत्म हो जाएगा, तो इट विल बी योर विद इन यू द मोटिवेशन इज देयर जो आपको हेल्प करेगा. तो दैट्स समथिंग विच आपको खुद में डेवलप करना है, रादर देन लुकिंग इनटू समवन एल्स. टाइम टेबल बनाने का, मैंने कहा आप सभी का अलग समय होता है. जैसे आई वाज अ मॉर्निंग राइजर, सो माय डे स्टार्टेड एट 5 o'clock एवरी डे विदाउट एनी ब्रेक, unless it's a Sunday ko I used to wake up at 6:30. Other than that, it was 5 a.m. So my day started with covering GS, optional, as well as current affairs and some CSAT every Saturday. So depending on how strong a week you are in various areas, as optional, I was very much confident at. So every day I used to just give 1.5 to 2 hours, I guess, on an average for my optional, and remaining time was on GS. Every day half an hour, मैं monthly current affair magazine पढ़ती थी. Every day 1 hour, 45 minutes actually, but 1 hour I used to keep for newspaper, and remaining time I used to study GS. So this you can change, but आप एक general timetable prepare करके रख लें and keep altering here and there based on your daily needs.
मीडियम कैसे चूज़ करें, दैट्स अगेन अ पर्सनल चॉइस। आपने पढ़ाई किस मीडियम में की हो। हिंदी मीडियम वाले आप हिंदी मीडियम ले सकते हैं, देयर इज़ नो इश्यू, बिकॉज़ आप आई विल बी एबल टू रेप्लिकेट बेटर इन दैट मीडियम। अगर आप इंग्लिश लेंगे तो आपको एक्स्ट्रा फ्लुएंसी में आपको मेहनत करना पड़ेगा। तो उससे अच्छा आप हिंदी मीडियम में ही लेके एक्स्ट्रा वो जो एक्स्ट्रा मेहनत आप लैंग्वेज में करने वाले थे, आप यहीं पे मेहनत कर सकते हैं, सो दैट विल गिव यू बेटर रिजल्ट्स। So medium again, it depends on your background and your interest overall. Social media, I'm not a perfect person to ask this because मैं Instagram Facebook में पहले से नहीं थी from my MBBS time. तो उसीलिए इंस्टाग्राम का मैंने कभी यूज़ किया ही नहीं। व्हाट्सएप वाज़ देयर ओनली टू कम्युनिकेट विद माय फैमिली एंड फ्रेंड्स। टेलीग्राम आई यूज़, जो टेलीग्राम चैनल्स होते हैं, वो मैं यूज़ करती थी टू गो थ्रू सम ऑफ द पीडीएफ हियर एंड देयर। कहीं बाहर गई हूँ, आई डोंट हैव माय बुक्स विद मी, तो मैं रैंडम पीडीएफ्स देख लेती थी कि क्या-क्या लिखा हुआ है, कुछ रिविज़न कर लेती थी। यूट्यूब में आई यूज़ टॉपर्स वीडियोज़ इन द बिगिनिंग, जो मैंने कहा कि 2 मंथ्स आई हैड टेकन टू कंपाइल माय सोर्सेज़ एंड एवरीथिंग। उस समय मैं टॉपर्स वीडियोज़ बहुत देखती थी एंड उनके नोट्स बनाती थी कि वो क्या-क्या करते हैं। सो आगे जाके व्हेन आई स्टार्ट माय प्रिपरेशन आई कैन लुक एट कम बैक एंड लुक एट दीज़ नोट्स, कहीं अटक गई तो इन लोग क्या किया इन्होंने, वो देख के मैं अपने डिसीजन ले सकूँ। उस तरीके से मैं यूट्यूब को यूज़ करती थी। ऑनलाइन या ऑफलाइन करने चाहिए यूपीएससी की तैयारी, इट्स अगेन अ पर्सनल डिसीजन। मेरे पेरेंट्स, जब मैंने पहले तैयारी करने का प्लान किया था, तो मेरे पेरेंट्स विजिटेड दिल्ली ओआरएन टू सी कि तैयारी कैसे होती है वहाँ पे, कैसे रहेगी क्या। एंड दे रियलाइज्ड कि मैं नहीं रह पाऊंगी, क्योंकि बचपन से मैं जो ग्रेजुएशन ही मेरा अपने ही सिटी में हुआ है, तो मैं कहीं बाहर गई नहीं हूँ, हॉस्टल लाइफ भी कभी जिया नहीं था, एंड सडनली ओआरएन का लाइफ जीना वाज ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल फॉर मी। दैट्स व्हेन आई डिसाइडेड कि मैं घर में रह के तैयारी करूँगी। एंड थोड़ा बहुत दिक्कत होता है ऑनलाइन में, बिकॉज़ यू डोंट हैव एक्सेस टू द मेंटर्स ऑफलाइन, जैसे कि आपको ओआरएन मिलेगा। बट स्टिल इफ यू हैव द डिटर्मिनेशन इनफ, यू विल डू इट। आई डिड ऑनलाइन। मैंने सिर्फ इंटरव्यू के लिए आई वेंट टू दिल्ली फॉर 2 मंथ्स फॉर ऑफलाइन मॉक इंटरव्यूज until means मैं दिसंबर तक, टू बी ऑनेस्ट, आई वाज देयर इन माय सिटी प्रिपेयरिंग ओनली ऑनलाइन। इट हेल्प मी, जो ट्रैवल टाइम है वो मेरा बच गया। जो वहाँ पे वेदर की वजह से दिल्ली में इशू, जैसे आई लिव इन कर्नाटका फ्रॉम माय चाइल्डहुड। यहाँ पे वेदर्स की एक्सट्रीम्स कभी नहीं होती है। यहाँ पे मॉडरेट वेदर होता है हमेशा, कभी ज़्यादा ठंड भी नहीं रहेगी, कभी गर्मी भी नहीं रहेगी। तो वो एक्सट्रीम्स ऑफ वेदर मुझे नहीं झेलना पड़ा। तो ये सब बहुत सारे पॉजिटिव पॉइंट्स रहे ऑनलाइन में। तो अगेन ऑनलाइन या ऑफलाइन करना इज़ योर चॉइस। इफ यू आर इन अ जॉइंट फैमिली एंड आपको लगता है कि बहुत डिस्ट्रैक्शंस है आपके घर में, तो यू कैन ऑलवेज गो फॉर ऑफलाइन प्रिपरेशन एट दैट पर्टिकुलर प्लेस जहाँ आप चाह रहे हो, दिल्ली हो, बैंगलोर हो इन कर्नाटका, देयर आर हर स्टेट में कोई ना कोई सिटी रहता है। बट अगर आपको लग रहा है कि जैसे मेरे घर में सिर्फ मेरे पेरेंट्स थे, मैं थी, एंड हमेशा से एक एकेडमिक माहौल रहा है, पढ़ाई का माहौल रहा है, तो मुझे कभी डिस्ट्रैक्शन फील नहीं हुआ घर में। एंड घर में और ज़्यादा पढ़ने का माहौल था, जिसकी वजह से अगर थोड़ा भी मैं टीवी पे ज़्यादा ध्यान दूँ तो टोक दिया जाता था कि नहीं पढ़ने जाओ। तो दैट्स व्हाई डूइंग इट ऑफ ऑनलाइन हेल्प मी रादर देन ऑफलाइन। एंड देन द क्वेश्चन कि ऑफलाइन करें तो दिल्ली जाना ज़रूरी है, आई डोंट थिंक सो। पहली बात तो जो दिल्ली में क्लासेस हो रहे हैं वो आपको ऑनलाइन मिल जाएँगे, तो दिल्ली जाना इज़ नॉट ज़रूरी। एंड अगर आपको ऑफलाइन ही करना है, तो हर स्टेट में देयर इज़ वन और द अदर सिटी जहाँ पे कोचिंग बहुत फेमस हो, आप वहाँ भी जा सकते हैं। सो इट एंटायरली इज़ योर चॉइस कि आप कहाँ से प्रिपेयर कर रहे हो, ऑनलाइन या ऑफलाइन, ऑफलाइन तो कहाँ। तो इट्स योर पर्सनल चॉइस दैट यू से एट द एंड ऑफ द डे। कमिंग टू मैप्स, मैप्स का समझना एंड उन्हें याद करना। मैप्स का समझना पहले-पहले तो बिल्कुल भी नहीं होता है। यू नीड टाइम। आप धीरे-धीरे पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमी पढ़ेंगे, तब जाके आपको मैप समझ में आएगा। हड़बड़ाएँ नहीं। हर थोड़े दिन में आप मैप्स ओपन करें, जो एटलस रहता है ना, स्टूडेंट एटलस, ऑक्सफोर्ड एटलस इज़ द फेमस वन। आप वो ओपन करें, आप वो पढ़ें, थोड़ा यहाँ-वहाँ देखें, फ्री टाइम में आप देखें कि कैसे फिज़िकल मैप है, किस बेसिस पे है, यहाँ पे ये रेंजेस है, ये प्लेटो है। पॉलिटिकल मैप भी देखें कि इस ये स्टेट में ये शहर है, ये विलेज, मतलब ये इम्पोर्टेंट प्लेसेस है। फ्री टाइम में एज़ एन इंटरेस्ट आप देखें, बिकॉज़ आगे जाके आप किसी भी सर्विस में जाएँ, यू विल हैव टू बी अवेयर ऑफ दिस स्टफ। तो आप ये सब समझें धीरे-धीरे।
जब आप हर दिन मैप्स को आधा 1 घंटा देंगे, 15 मिनट भी देंगे, धीरे-धीरे ओवर अ ईयर आपको वो मैप्स अंडरस्टैंडिंग जो है डेवलप हो जाएगा एंड मैप्स आपको समझ में आने लग जाएगा एंड मैप्स देखने में मज़ा आने लगेगा। सो दैट्स व्हाट यू विल डू फॉर मैप्स। आप 1 महीना में ही रिज़ल्ट मतलब डिफरेंस देखने लग जाएँगे अबाउट हाउ यू इंटरप्रेट अ मैप। आपको कोई मैप दे दे तो आप कैसे इंटरप्रेट करेंगे, वो डिफ़र कर जाएगा आज के कंपैरिज़न में और 1 महीने के बाद में। याद कैसे करना है? इनिशियली बिल्कुल याद ना करें, समझे। एक बार एक अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो गई है, तब आपको कुछ-कुछ चीज़ें याद करना ज़रूरी पड़ सकता है, जैसे कि यूक्रेन का बॉर्डरिंग कंट्रीज़ ऐसा लाइक फॉर दैट वाज़ एन एग्ज़ाम्पल बट अगेन फॉर दैट इज़ सो जैसे इंडिया में कोस्टल स्टेट्स कितने हैं। आप इंडिया का मैप इतनी बार देखेंगे कि यू जस्ट क्लोज़ योर आइज़ एंड यू कैन काउंट इट। आपको याद करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, भूटान से बॉर्डरिंग कितने इंडियन स्टेट्स है। आपको याद नहीं करनी पड़ेगी। आप इंडिया मैप देख के दिमाग में एक पिक्चर बना लेंगे, खुद ही काउंट कर लेंगे। तो ये सब चीज़ याद नहीं करनी पड़ेगी। लेकिन हाँ, कुछ बाकी कंट्रीज़ इम्पोर्टेंट कंट्रीज़ है, जैसे अभी इज़राइल पैलेस्टीन का युद्ध हुआ था, फिर पाकिस्तान से हमारा चल रहा है, फिर ईरान से कुछ ना कुछ होता है, अफ़गानिस्तान इज़ ऑलवेज़ इन न्यूज़। यूएस का जिस-जिस कंट्री से चल रहा है प्रॉब्लम, चाइना है, ये सब कंट्रीज़ जो न्यूज़ में रहते हैं, उसका बॉर्डरिंग कंट्रीज़, कुछ सी और वाटर बॉडी बिकम्स इम्पोर्टेंट, उसके बॉर्डरिंग कंट्रीज़, ये आपको याद करना पड़ जाएगा व्हिच यू विल डू बिफोर एग्ज़ाम। आप हर दिन रिवीजन करते जाएँगे तो याद हो जाता है। दिस वाज़ अबाउट प्रिपरेशन कमिंग टू प्लान बी रखना चाहिए कि नहीं? सम पीपल से कि रखना चाहिए, सम नहीं। मेरे लिए दिक्कत नहीं था बिकॉज़ माय प्लान बी वाज़ रेडी फॉर मी। एमबीबीएस कर लिया था एंड देयर इज़ अ डर्थ ऑफ डॉक्टर्स ऑल ऑफ अस नो। तो आई न्यू कि इन केस मैं यूपीएससी नहीं कर पाई, नीट की तैयारी मैंने कर रखी थी पहले से ही क्योंकि प्लान मेरा नीट का ही था। तो आई न्यू कि इन केस आई एम नॉट एबल टू क्लियर यूपीएससी इन 2 और 3 अटेम्प्ट्स मेरा 6 अटेम्प्ट्स तक का प्लान नहीं था। तो मैं तुरंत स्विच करके पीजी की तैयारी करके पीजी एग्ज़ाम दूँगी, तो आई हैड अ प्लान बी इन माय माइंड। इट्स नेसेसरी कि आप कुछ ना कुछ प्लान भी रखें, क्योंकि अगर आप प्लान में नहीं है ना, तो इट कैन गिव यू अननेसेसरी स्ट्रेस एंड अननेसेसरी स्ट्रेस से सी पढ़ाई में प्रेशर इज़ इम्पोर्टेंट बट नॉट स्ट्रेस, स्ट्रेस इज़ अननेसेसरी। तो इफ प्लान भी नहीं है ना, तो दूसरे लोगों के सुन-सुन के आप स्ट्रेस में आएँगे, रिजल्ट्स विल बी वर्स देन व्हाट यू वुड हैव थॉट ऑफ। तो प्लान बी एक रखें, बट उसको एकदम सोच के चिल ना हो जाए कि अरे रिलैक्स करो प्लान बी है, नहीं। ऐसा समझिए कि प्लान बी तभी आएगा जब मैं यूपीएससी में मेरा कुछ नहीं रह जाएगा। तो वो सोच के आपको तैयारी करनी है। तो योर प्लान बी होना चाहिए अकॉर्डिंग टू मी, बट इट शुड नॉट बी अ वे टू अवॉइड योर प्रिपरेशन जर्नी। रिविजन कैसे करना है? अगेन आई वुड रिकमेंड कि आप शॉर्ट नोट्स बनाएँ पहले से ही एंड रिविजन के टाइम में उसे यूज़ करें। अदरवाइज़ आप क्या कर सकते हैं, बिफोर प्रीलिम्स यू टेक अ टेस्ट सीरीज़ और टेस्ट सीरीज़ के हिसाब से आप पढ़ना स्टार्ट करें। नेक्स्ट टेस्ट जो है 10 दिन के बाद आप वो पढ़े, फिर नेक्स्ट टेस्ट के लिए पढ़े, फिर नेक्स्ट टेस्ट के लिए पढ़े। ऐसे करते जाएँगे तो आपका ऑटोमैटिकली 3-4 बार रिविजन हो जाएगा बिफोर प्रीलिम्स एंड बिफोर मेन्स आल्सो। याद करना अगेन दैट विल बी विद द हेल्प ऑफ रिविजन एंड टेस्ट्स। आप जितना रिवाइज़ करेंगे, जितने टेस्ट्स देंगे, उतना याद करना आपके लिए ईज़ी हो जाएगा और उतना ज़्यादा आप याद रखेंगे, रिटेन कर पाएँगे। पढ़ाई में मन कैसे लगाएँ? सबका अलग-अलग तरीका होता है। मुझे पढ़ना पर्सनली बहुत पसंद है बचपन से। मैं बुक्स बहुत ही ज़्यादा पढ़ती हूँ। बहुत मतलब नॉवेल्स पढ़े हैं मैंने। पढ़ना काफ़ी अच्छा लगता था पहले से। तो मेरे लिए पढ़ाई में मन लगाना कोई टफ़ चीज़ नहीं था। इट वाज़ वेरी ईज़ी फॉर मी। पर आपके लिए पढ़ाई में मन लगना है, तो आप टारगेट्स रख सकते हैं कि हाँ, मैं ये टारगेट रखूँगा या रखूँगी एंड ये फुलफिल होने के बाद आई विल ट्रीट माय सेल्फ विद दिस, आइदर अ चॉकलेट और अ ट्रीट मतलब कुछ ऑर्डर कर लिया या दोस्तों से मिल लिया या फिर मैंने ये मूवी देख लिया। कुछ नया मूवी आया है और आपको देखना है। आप टारगेट रखिए कि ओके मैं इतने चैप्टर्स कंप्लीट कर लूँगी, इतने-इतने दिन में इफ आई एम एबल टू डू दिस मैं मूवी देखने चली जाऊँगी या चले जाऊँगा, ऐसे। ऐसे आप पढ़ाई में मन लगा सकते हैं। और ऐसे टिप्स अगर आप पर्सनली पूछे जनरल में 3 थिंग्स हैव टू बी इन योर माइंड। एक डेडिकेशन एंड डिटर्मिनेशन। देयर शुड बी अ पर्पस कि आप तैयारी क्यों कर रहे हैं एंड पर्पस शुड नॉट बी सेल्फिश। सेल्फिश पर्पस आपको 1 साल 2 साल हेल्प करेगा, लॉन्ग टर्म में हेल्प नहीं करेगा। सेकंड थिंग हार्ड वर्क
अलॉन्ग विद दैट आज के समय में स्मार्ट वर्क, आप मशीन की तरह 10 दिन पढ़े, 1 महीना पढ़े, इट विल नॉट गिव यू द रिजल्ट्स। अगर आप स्मार्ट वर्क के साथ करेंगे इट विल गिव यू बेटर रिजल्ट्स। थर्ड, कंसिस्टेंसी। जैसे मैंने पहले कहा, आज 12 घंटे पढ़ लिया, कल मैंने ब्रेक ले लिया, सीधा 1 घंटा पढ़ा या फिर पढ़ा ही नहीं 2-3 दिन तक, फिर मैं आके फिर 2 घंटे पढ़ रही हूँ, फिर मैं 4 घंटे पढ़ रही हूँ। नो, आप देखें कि आप दिन में कितने घंटे इन्वेस्ट कर पा रहे हैं। 8 घंटे कर पा रहे, नो प्रॉब्लम। जॉब में आप है 3-4 घंटे दे पा रहे, नो प्रॉब्लम। बट आप दीजिए, क्वालिटी टाइम दीजिए। आप ऐसे नहीं कि 8-10 घंटे पढ़ रहे हैं लेकिन आपको याद कुछ हो ही नहीं रहा है। आप 8-10 घंटे सही टाइम पे बैठे हुए हैं लेकिन बुक में पेजेस आपने सिर्फ 10 ही पढ़े हैं, विच इज नियरली इम्पॉसिबल। आप 8-10 घंटे पढ़ के सिर्फ 10 पेज तो नहीं कर पाएंगे एक छोटे से बुक का। तो क्वालिटी इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। अगर आप 5 घंटे पढ़ रहे हैं, प्रॉपरली पूरे 5 घंटे यूटिलाइज कीजिए और उस क्वालिटी को एनहांस कीजिए। दैट शुड बी योर मोटिव। तो दीज आर द बेसिक थिंग्स जहाँ जिसमें मैंने बात करने का सोचा था, मुझे मतलब पूछा गया था। नाउ विल एड्रेस द क्वेश्चंस इन द कमेंट। आप I won't be able to go too much back in the comment section. आप जो भी नए नए डाउट्स है या पुराने डाउट्स है, if you can please add it again in the chat box, that I'll be grateful. Sanskar, okay, sorry. Interview tips. Okay, so for interview tips, one thing will be uh, develop your communication skills from the very beginning. Try to do the mirror talk or camera talk. मिरर के सामने खड़े रह के खुद से क्वेश्चंस पूछे, खुद आंसर्स दीजिए। असेस योर स्पीड, असेस द आंसर्स दैट यू गिविंग, असेस द वर्ड्स दैट यू यूजिंग। ये एक रहा। न्यूज़पेपर पढ़े, नो मैटर विच स्टेज यू आर इन, हर दिन न्यूज़पेपर पढ़े, इट हेल्प्स यू अलॉट। जब इंटरव्यू के लिए आप तैयारी शुरू करेंगे आफ्टर मेंस रिजल्ट्स, 2-3 न्यूज़पेपर पढ़ना पड़ेगा। तो अगर आप पहले से न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं, यू विल डेवलप अ स्पीड। जो पेपर पहले आप 2 घंटे में पढ़ते थे वो भी आप 45 मिनट्स में खत्म कर सकते हैं। तो दैट विल हेल्प यू एनहांस योर स्पीड। तो आप एक पेपर पढ़ने का समय था उसमें अभी आप 2 पढ़ पाएंगे, 2-3 पेपर पढ़ पाएंगे। सो रीड न्यूज़पेपर्स, फिर अटेंड मॉक्स। दीज आर द बेसिक इंटरव्यू टिप्स। न्यू बिगनर्स को क्या करना चाहिए? आई वुड से स्टार्ट विद सम बेसिक एनसीईआरटीज एंड एक मैप आउट करें कि आप कैसे तैयारी करेंगे। डू यू नीड कोचिंग और नॉट? आप घर से पढ़ना चाहेंगे कि बाहर? ये बेसिक अंडरस्टैंडिंग। ऑप्शनल चूज कर ले, ऑप्शनल का आप कहाँ से करेंगे वो चूज कर ले। एक बेसिक बुक लिस्ट बना लीजिए, बाद में आप चेंज कर सकते हैं बुक लिस्ट, नो इशू, बट एक बेसिक बुक लिस्ट बना लीजिए एंड देन स्टार्ट विद द स्टैंडर्ड बुक्स। Okay, I would suggest that people who are still in class 10 or class 12, पहले आप अपने 10th 11th 12th की पढ़ाई करें। अनलेस वो बेसिक्स क्लियर ना करें आप, तब तक आप यूपीएससी या कोई भी एग्जाम क्लियर नहीं कर पाएंगे, बिकॉज बेसिक्स आर मोर इम्पॉर्टेंट देन एनीथिंग एल्स। तो इफ यू क्लियर क्लास 10 एट दिस मोमेंट एंड यू वांट टू चूज योर स्ट्रीम, I would say humanities is the stream for civil services because बहुत सारे subjects overlap हो जाते हैं। Like I had no plan of civil services, मैंने MBBS किया तो overlap बिल्कुल नहीं था। It just had been optional. So it's entirely your personal choice. That's not something you will think of anyone else can give you, क्योंकि वो आपके personal background, आपका academic strength वगैरह सब देख के decide होता है। So you can do it. Yes, you can go for giving a JEE exam and clearing engineering and then going ahead with that. My option was medical science in case anyone has missed. Current affairs magazine कैसे cover में recent detail में I feel. See, current affairs magazine you must have seen, no matter which coaching institutes you follow, 200 पेज का होता है, ठीक है? It's not less than that. On an average 200 pages plus or minus 10 pages, तो you will have to start with reading. जैसे मैंने क्या किया था, I didn't want to burden myself. Every day half an hour or 1 hour you can give. आप पढ़ सकते हैं। हाफ एन आवर में जैसे मेरी स्पीड थी कि मैं हाफ एन आवर में 10 पेजेस कवर कर सकती हूँ, तो मैं उतना ही पढ़ती थी, 10 पेजेस एवरी डे, हाफ एन आवर। यू कांट कम बैक एंड रिवाइज दोस मंथली मैगजीन्स। एक बार ही आप पढ़ पाएंगे, एक ही बार पढ़िए, नो इशू। आप आगे जाके एनुअल करंट अफेयर मैगजीन्स पढ़ेंगे, यू विल कवर इन दोस। बट ऐसे आप कर सकते हैं कि आप हर दिन पर्टिकुलर टाइम दे टू करंट अफेयर मैगजीन्स। नेवर बी स्केर्ड ऑफ करंट अफेयर्स। दे साउंड ओवरवेलमिंग, but they're actually easy. They're very interesting.
अब इंटरेस्ट डेवलप कीजिए, दे बिकम ईजी, और डर भी खत्म हो जाएगा। बहुत सारा पढ़ना पड़ता है, यस, सब्जेक्ट्स बहुत सारे हैं, पढ़ना पड़ता तो है बहुत, बट अगेन यू हैव टू हैव दैट मोटिवेशन एंड डेडिकेशन, तो आप हमेशा पढ़ पाएंगे। देयर इज नेवर एन नेवर एन एंड, बट देयर इज ऑल्सो एन एंड टू हाउ मच यू स्टडी। How to read Spectrum? How many days to take a first read? Uh, See, I actually read Spectrum over a few days. मतलब in the sense कि मैंने सिर्फ Spectrum पढ़ने का टारगेट नहीं रखा था, हर दिन 1.5 2 hours पढ़ती थी, and that's why I can't say how long it took for me to read and how long you should be taking. But yes, when you read Spectrum, try making notes out of it. If you're unable to make notes, एटलीस्ट आप हर चैप्टर के बाद एक टाइमलाइन बना ले कि उस चैप्टर में इस ईयर में ये हुआ, इस मंथ में ये हुआ, सो व्हेन आगे जाके आप रिवाइज कर रहे हो, यू कैन जस्ट गो थ्रू द टाइमलाइन, दैट पेज वहां जहाँ पे टाइमलाइन लिखा है हर चैप्टर में, और बस उसको ग्लांस कर पाएंगे। दैट्स हाउ यू रीड स्पेक्ट्रम अकॉर्डिंग टू मी। हाउ टू अवॉइड डिस्ट्रैक्शंस व्हाइल प्रिपेयरिंग फॉर होम? टाइम टेबल बनाएं। अगर आप इंस्टाग्राम में हैं और आपको रील्स वगैरह देखना पसंद है, कोई बात नहीं, आप देखिए, बट यू डू इट ड्यूरिंग ए लंच, डिनर और ब्रेकफास्ट। फ्री टाइम आप निकालते हैं, हर 2 3 घंटे पढ़ने के बाद आप एक ब्रेक लेते हैं, उस समय करें। तो दैट्स हाउ यू अवॉइड डिस्ट्रैक्शंस। यू अवॉइड डिस्ट्रैक्शंस बाय कंट्रोलिंग देम। You have to control yourself rather than keeping yourself away from everything else in your life. Isolate करने से अच्छा कंट्रोल रखे। Issue of medical for IAS aspirants. See, macular degeneration in eyes with spectacles will be a problem for technical services if your power is more than 6, I guess. But other than that, it won't be an issue. My attempt, this was a first attempt for those who are asking. Which service? I'm going to join the Indian Audit and Account Services. Good, I'm reading that book. Can you please give a strategy? See, if you're reading Shankar IAS, if you still have time, switch to PMFIS, because I found that better in all ways possible. But if you do not have time and you want to stick to Shankar IAS, okay, आप static उससे पढ़ सकते हैं. Continue with Shankar IAS for static part, and for dynamic part, refer to any current affair material by any institute that you can do. That will help you. No problem. Ma'am, suggestions for revise. Okay, complete a subject. See, initially you'll take a lot of time. First revision bhi, it'll take a long time for completing that particular revision. But automatically the speed reduces with second revision. And आप और speed reduce कैसे कर सकते हैं? By taking tests. When you take tests or when you solve questions, you don't realize, but you're actually revising what you've read. Because when you read the question, you remember what you've read, you read things, and then you choose an answer. So taking tests is a kind of revision. So that's how you can reduce this duration of subsequent revisions. See, motivation for UPSC varies with different persons. It should mostly be on a wider service that you can give to people rather than what you can do for yourself. So that should be your motivation. Backlogs clear करने की strategy is to keep some day or few hours every week. जैसे कि आप ऐसा कर सकते हैं कि Sunday को first half of the day, मतलब until your lunch, or if you're a late night person, post your lunch, or since from evening 5 p.m, keep it only for backlogs. So if you keep specified time, आप procrastinate नहीं कर पाओगे, आप उस time पे वो करोगे, तो the backlogs won't remain. They'll keep covering up. Maths very weak, CSAT के लिए क्या करें? If your maths is very weak, I would still suggest topic wise CSAT का book खरीदे. I had bought from Arihant Publications, तो आप कोई भी एक ले सकते हैं and start solving those questions. Topic wise है, each topic में आप जाएंगे, आप you'll look at the formulae, आप explanation थोड़ा पढ़े if you're weak. Practice questions जो example solved examples रहते हैं वो थोड़ा आप देखें and खुद solve भी करें. Then practice questions जो रहते हैं solved and unsolved, पहले आप solved वाले खुद solve करके then you'll look at the solutions and then solve the do the unsolved questions. आप ऐसा करें. If you are weak, तो आप हफ्ते में 1 दिन के बजाय हफ्ते में 3 दिन CSAT पे ध्यान देंगे. So that depends on how strong you are. Forget everything. This is if you're not revising current affairs magazine, you'll revise your yearly current affair magazine.
So that will anyway cover up your entire years of topics. So don't worry about that. Don't have that fear in you कि I have to read monthly magazine. Monthly magazine आप पढ़े एक बार, no issue, and then when exam आएगा you'll read annual affair, current affair magazine, and that will help you. Year long test series. Yes, you can go with only the test series timetable as your schedule. That will help you in charting your preparation. मैपिंग में आपको हेल्प होगा बिकॉज देन आपको सोचना नहीं पड़ेगा कि मैं क्या करूँ क्या नहीं करूँ, मेरा कौन सा टॉपिक छूट गया है, कौन सा सब्जेक्ट छूट गया है, कितना रह गया है, कितना बचा है, वो आपको सोचना नहीं पड़ेगा. जस्ट गो विद द फ्लो. टाइम ड्यूरेशन, I don't remember the exact time duration, but what I can say, a basic generalized timeline. If you're giving 2026, for example, so you start preparation now, or whenever you've started, you finish one reading, at least one reading by Jan 2026. February 2026 onwards, you'll start with your revision. Try to do 2 or 3 revisions until prelims. I would suggest at least 3 revisions until prelims. And then after prelims, you'll go for your mains preparation in the similar manner. So this will be your strategy. How to manage final? If you would be final year MBBS along with preparation. I would say in final year the burden is more with the number of subjects and the importance of those subjects. So final year MBBS students can focus more on final year and less on UPSC preparation. You can if you've not started, then आप NCERT से start कर सकते हैं. And in case you've already done NCERT, then you can slowly dedicate 1 or 2 hours daily for your standard books. One subject per day. Don't confuse yourself with too many subjects at a time. ऐसा आप प्लान कर सकते हैं. प्रिपेयर योर नोट्स. आप जो भी पढ़ रहे हैं सब्जेक्ट, थोड़ा बहुत नोट्स बनाना स्टार्ट कर दे. सो दैट विल हेल्प यू in future when you start your full-fledged preparation. The right time, there's no right time or wrong time to start your UPSC preparation. A friend of mine started from second year and gave the exam after his internship. I did not know about my plans for UPSC or my destiny in this service. So I started after my graduation, and still both of us cleared the exam. So it ultimately is your personal choice. If you've already decided I have to do UPSC, then you can start in your final year or third year whenever you have decided to do your UPSC preparation. It's just that you'll focus more on graduation and less on UPSC during your studies, during your graduation years, and after graduation आपका focus UPSC पे ज्यादा रहेगा. तो आप उस तरीके से डिसाइड कर सकते हैं. There's no hard and fast rule कि आपको अभी शुरू करना है या कल ही शुरू करना है. Okay, if you want strategy for ethics, I would say जैसे toppers videos में you'll see कि वो कहते हैं कि आप कीवर्ड ले लें ethics के syllabus का और हर कीवर्ड पे आप नोट्स बनाएं. So you can do that, नोट्स बनाएं. और आप बहुत सारे फ्री वीडियोस भी मिलते हैं आपको यूट्यूब में. हर कीवर्ड पे आपको कोई ना कोई वीडियो मिल जाएगा. Look at those, watch those videos and make notes out of those too. Add examples, add some quotes here and there, and then you can revise those notes again and again. Case studies, एक बार पूरा reading खत्म हो जाए, you can go for case studies also. Look at toppers notes, look at those case studies videos in YouTube, and frame your own pattern of case studies. Like for example, I never use the stakeholder pattern in my ethics case studies. My case studies answer writing was very unique, you can say. So वो आपको personally आपको craft करना है अपना ethics का case study वाला pattern. So that's how your strategy is going to be. No, choosing mathematics will never cause a difficulty. In fact, mathematics is a good scoring subject as an optional in UPSC. So you can take maths. That's never an issue. Mathematics Lena is a good choice actually. What to start with? You can start with NCERT if you're in graduation. You have a lot of time. Start with NCERTs. Once you're done with NCERTs, start with the basic standard books that you know the like Spectrum or there are very famous books in polity also. It's not just Lakshmikant, there's Subhash Kashyap, many more. So you can read and start reading any one to clear your concepts and understand stuff. How to bring crispness in answer writing? Practice. You
bring the quality of answer writing. You can enhance either in the form of crispness or in the form of preciseness or whatever it is, through revision and testing yourself. So that is the main thing. आपका इंटरव्यू एक्सपीरियंस कैसा था? माय इंटरव्यू एक्सपीरियंस वाज नाइस. एज आई सेड, शुक्ला सर का था board, and they asked me all only opinion based and analytical questions that helped me score 215 marks in the interview, because I never had to say I don't know, and मेरा actual personality में दिखा पा रही थी, my qualities, my character was clearly shown in my answers, because I was thinking and giving the answer rather than जो रटा रटाया आंसर है वो नहीं आ रहा था मेरे मुंह से. At my series, or should I get an experience? How should I get? See, for offline test series later on, Abhyas can be used. Every state will have one center at least for Abhyas mains, and prelims ke liye there are many centers. So Abhyas you can use later on, but at this moment, online is enough. Mock interview and UPSC interview में there's huge difference actually, क्योंकि mock interviews में they have this cameras and mics and everything to record yourself, and जो जिसके वजह से थोड़ा conscious जाते हैं. Plus the interview board is more focused on asking you weird random questions, drilling kind of questions, or too much of factual questions, so that they want to cover everything. Don't want you to leave out on something. But UPSC actual interview is very much different. बहुत ही शांत and positive atmosphere रहता है. Nervousness जो रहता है, the nervousness is also different. Excitement भी different रहता है. So it's very much different. It ultimately is a very different. UPSC interview preparation and the day of interview will be the best day and best duration of your entire journey. One pager note कैसे बनाए? I think I've explained this before. You can watch the video again, but I would say once again, start with, if there's a topic, start with its definition on data relating to it. For example, pressure groups agar hai, start with defining pressure groups. Give how many pressure groups are there in India, some examples of pressure groups, then types of pressure groups, okay, and examples for each type, and then you can go for the significance of pressure groups, like how they do and what they do. Then you can go for the challenges in India with respect to pressure groups. Then you can go for way forward and some final quote or example that you can use in conclusion. That's how you'll make a one-pager note. Essay, for essay example, कैसे frame करना चाहिए ma'am? See, my essay was very much different from what you'll see in other toppers answer copies, because मैंने course लिया था essay का, and उसमें ब्रिजेंद्र सिंह सर है वाजीराम एंड रवि में, उनका क्लास लिया था मैंने. He had given an entirely different format for essay writing. तो मैंने उनका यूज किया था, where there was things like choosing a dimension, principle देके ideal condition आप explain करेंगे, then concern explain करके recommendation आप एक देंगे, and then you'll substantiate it with an example. That's something which I cannot explain it to you at this moment, and I don't think I'm allowed to do so, because वो उनका course का part है. If need be, I can take permission from him and do it, but you can refer to videos. YouTube videos will help you a lot in this. See, you have an option for Hindi as well as English in interview. You can choose any one of those medium. How should we daily answer writing, ma'am? Use PYQs. आप एक टॉपिक पढ़े आज, फॉर एग्जाम्पल आई सेड बुद्धिज्म, एंड देन उस पर एक PYQ या फिर कोई भी क्वेश्चन फ्रॉम एनी ऑफ द गूगल से आप निकाल के सॉल्व कर सकते हैं. How did you self-evaluate? See, I evaluated. Self-evaluation कैसे करना है is by thinking that answer is not yours. किसी और का है और आप उसको evaluate कर रहे हैं. आप ऐसा करेंगे, you'll note down stuff there because you're an evaluator right now. आप note down करेंगे and then you'll give the evaluated feedback to yourself. And then आप पढ़ेंगे कि कैसे आपने evaluate किया है. Complete prelims के लिए focus, you can start by February. If it's your first attempt, I would say कि at least February से start करें. If it's a second or third attempt and you think कि no, I don't need a long time, then आप late भी शुरू कर सकते हैं. But February at least is what I think is you should start. How to improve communication skills? Mirror practice. One thing is that mirror practice. Talk to yourself in the language, in the way as an officer wants to speak. Mirror practice there. How to maintain consistency?
सी मेंटेनिंग कंसिस्टेंसी इज अगेन अ मैटर ऑफ योर मोटिवेशन. अगर आप मोटिवेटेड है कि मुझे जल्दी से जल्दी एग्जाम क्लियर करना है, आई हैव टू बी एन ऑफिसर, जैसे मेरा था कि आई वांट टू सर्व फॉर एज लॉन्ग एज पॉसिबल, and that is possible if I clear the exam at the earliest. So that's what helped me maintain consistency. I used to give targets. आप खुद को टारगेट्स दे. जब टारगेट्स देंगे एंड आप टारगेट्स फिनिश करने के लिए तैयारी करेंगे तो कंसिस्टेंसी विल ऑटोमेटिकली कम इन यू. It's not necessary to join coaching. Um, it eventually is your choice. Depends on what your background is academically and how prepared you are for UPSC. सॉरी कैसे कहना चाहिए? ओके, सो इंटरव्यू में व्हेन यू डोंट नो एन आंसर, देयर आर वेज टू से. अगर ऐसा क्वेश्चन उन्हें पूछा है, जो आपने पढ़ा है, आप जानते हैं बट यू डोंट रिमेंबर द आंसर एट दिस मोमेंट, यू कैन जस्ट से कि विद अ स्माइलिंग फेस, दे गिल्ट नहीं आना चाहिए आपके फेस में. विद अ स्माइलिंग फेस यू कैन से कि आई एम सॉरी, आई एम अनेबल टू रिकॉल द आंसर, और आई हैव रेड एंड आई एम अनेबल टू रिकॉल समथिंग लाइक दैट. अगर आपको बिल्कुल आंसर नहीं पता है, अगेन विद अ स्माइल, दैट आई एम सॉरी सर और मैम, आई एम नॉट अवेयर ऑफ the answer to this question, and I'll read once I go back. ऐसा कुछ कह के आप बोल सकते हैं. That's again सबका अलग अलग तरीका होता है. Answer writing में self evaluate, I think I've mentioned. I think the questions are getting repeated. Someone has asked how I manage my final year MBBS with preparation. I actually had no plans of preparation in final year. I was the idea of preparation was inculcated in me after final year. So my preparation started after graduation. How to sustain in this preparation? Last 2 years completed ceremony, but didn't get confidence. See, this is one important area I want all of you to listen to very carefully. UPSC ka preparation is a very tough. It's very challenging physically as well as mentally. मेंटली ऑब्वियसली सबको पता है मेंटली कैसे चैलेंजिंग होता है, बट फिजिकली ऑल्सो. आप दिन भर स्टडी टेबल पे या बेड पे जहाँ भी पढ़ते हैं, आप बैठ के पढ़ रहे हैं लगातार, फिजिकल एक्टिविटी नहीं है, आप बाहर किसी कॉन्टैक्ट में नहीं है, तो फिजिकली भी अफेक्ट करता है. तो सस्टेन कैसे करें? दोनों को एड्रेस करें. फिजिकली भी आप जैसे जैसे मैं जब तैयारी कर रही थी, मैं पेरेंट्स ज़बरदस्ती मुझे फिजिकल एक्टिविटी करवाते थे. जिम जाओ, भले ही 15 मिनट स्किपिंग कर लो, कुछ गेम खेलो. आई प्ले बैडमिंटन, आई एम अ प्लेयर फ्रॉम माय कॉलेज ऑल्सो. तो आई लव प्लेइंग बैडमिंटन. तो बैडमिंटन खेलो और रैंडमली थिंक ऑफ अ सॉन्ग एंड डांस. जो हॉबीज है मेरे, बुक नॉवेल्स पढ़ लेना. तो ये सब से क्या है, फिजिकल फिटनेस मेंटेन होता है. मेंटल फिटनेस के लिए अगेन व्हाट यू डू इज, मेनी पीपल सजेस्ट मेडिटेशन. आई वाज नेवर अ मेडिटेशन पर्सन. तो मैं बुक्स पढ़ लेती थी, नॉवेल्स मुझे बहुत पसंद है. मैं सीरीज देख लेती थी. मैंने द बिग बैंग थ्योरी देखा हुआ है मोर देन वंस. आप सीरीज मूवीज भी देख सकते हो. मैं ब्रेक्स लेती थी. सो दैट्स हाउ यू टेक केयर ऑफ ए मेंटल एस्पेक्ट ऑफ प्रिपरेशन. दैट्स हाउ यू सस्टेन. दैट्स हाउ यू सस्टेन. इट्स नॉट सम बना बनाया चीज आप नहीं कर सकते हैं. ऐसी छोटी मोटी चीजें कर करके हर दिन यू कैन सस्टेन योर सेल्फ. एंड यू हैव टू मार्क माई वर्ड्स, यू हैव टू ट्रस्ट योर सेल्फ व्हेन यू प्रिपेयरिंग. आपको भले ही गाइडेंस कहीं से मिल रहा हो या नहीं मिल रहा हो, कोई मेंटोर हो या नहीं हो, कोई सीनियर हो या नहीं हो, यू हैव टू अल्टीमेटली ट्रस्ट योरसेल्फ. बिकॉज़ बाकी किसी ने कुछ सजेशन दिया हो, वो उन्होंने अपने तरीके से बोला है. इट्स नॉट नेसेसरी कि वो आपको सूटेबल हो. तो यू हैव टू फाइनली डिसाइड बेस्ड ऑन योर कैपेबिलिटीज, बेस्ड ऑन योर क्वालिटीज, कि आप कुछ स्टेप को कैसे अचीव करना चाहते हैं, कैसे ग्रास्प करना चाहते हैं किसी भी चीज को. सो ट्रस्ट इन योर सेल्फ, ट्रस्ट इन द प्रोसेस दैट यू आर डूइंग, एंड दैट कॉन्फिडेंस विल डेवलप, एंड आप सस्टेन भी कर पाएंगे. Help I will get up. I have never prepared for SSC, so I'm sorry I won't be able to help you out with respect to SSC syllabus. Should be given in English, Hindi or English. There's no such hard and fast rule कि आपको हिंदी में ही देना है या इंग्लिश में ही देना है. अगर आप हिंदी मीडियम से है एंड आपको लगता है कि आप इंग्लिश में कंफर्टेबल नहीं है, तो आप हिंदी में भी इंटरव्यू दे सकते हैं. There's no hard and fast rule. कोई आपको नीचा नहीं समझेगा, बिकॉज वो सभी देर एक्सपीरियंस्ड पीपल. उनको पता है कि लैंग्वेज इज हिंदी और इंग्लिश इज जस्ट अ लैंग्वेज एंड नॉट द पर्सनैलिटी ऑफ अ पर्सन. आप हिंदी में भी अपनी पर्सनैलिटी को उभर के दिखा सकते हैं. तो इट्स अल्टीमेटली योर चॉइस.
आई थिंक द और कोई क्वेश्चंस है तो आप डाल सकते हैं। आई एम रेडी टू आंसर, बट आई थिंक आई हैव कवर्ड ऑल ऑफ इट। मिस्टेक्स मैंने कौन सी करी थी? सी मिस्टेक्स वही मैंने कहा कि शॉर्ट नोट्स मैंने तैयारी नहीं किया था पहले से। अदर देन दैट मिस्टेक्स मैंने एक्चुअली एनालाइज नहीं किया था। आई डिडंट हैव द टाइम टू एनालाइज। मेजर मिस्टेक वाज शॉर्ट नोट्स मैं नहीं बनाया था, तो दैट यू कैन लर्न फ्रॉम मी। यस आई वांट टू डू मैम। सी अगर आपको ऐसा लग रहा है कि मैं कोई नया सब्जेक्ट शुरू कर रहा हूँ या कर रही हूँ तो पुराना मैं भूल जा रही हूँ या भूल जा रहा हूँ, सो यू कैन डू वन थिंग। जैसे मैंने इनिशियली एक कॉन्फिडेंस एस्टैब्लिश करने के लिए किया था कि एवरी संडे मॉर्निंग 6:30 उठती थी अंटिल लंच, सो आई हैव अराउंड 6 to 7 hours विद मी। मैं फुल वीक का रिवीजन करती थी, जो भी मैंने पढ़ा हो। अगर नया सब्जेक्ट शुरू कर रही हो तो पिछले सब्जेक्ट का रिवीजन करती थी। ऐसा कुछ मैंने टाइम टेबल बनाया था, आप भी कर सकते हैं। सो दैट विल हेल्प यू stay in touch with the previous subject also. Ideal prelims mock score. See, there's no ideal prelims mock score. Don't take mock score seriously. अगर आप 120 130 स्कोर कर रहे हैं तो बहुत खुश ना हो। अगर आप 40 50 स्कोर कर रहे हैं तो बहुत उदास ना हो। मैंने अभ्यास जो दिया था, 3 देते अभ्यास। माय स्कोर्स वर 48 58 and then 60 something, so less than 70 in all the 3 tests, but ultimately I cleared prelims without any issue. तो स्कोर पे ध्यान न दे, एनालाइज करें। हर मॉक टेस्ट आप जो दे बहुत शिद्दत से एनालाइज करें, इज व्हाट आई वुड से। मेन स्ट्रेटजी स्टार्ट मेकिंग नोट्स व्हेन टेक अप to improve score. Okay, as I said, I did not make notes before prelims. It's only after prelims that I started making notes. My main strategy was just revise and take the tests. That's all. If there's a test on history, on, for example, if today it's 11th and I have a test on history on 16th, I have 4 days. So I used to just read history, whatever syllabus I have for those 4 days. जो भी वैल्यू एडिशन करना है, अगर कोई करंट अफेयर वाला सब्जेक्ट है, डायनामिक सब्जेक्ट है लाइक पॉलिटी, तो वो भी ध्यान दे दो, वो भी पढ़ लेती थी। एंड देन आई यूज्ड टू टेक द टेस्ट एट द एंड। तो उससे क्या है, यू आर एबल टू रिवाइज ट्वाइस इन दैट वे। एंड वैल्यू एडिशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। कोई भी सब्जेक्ट हो, डू वैल्यू एडिशन। नोट्स मैंने कहीं से नहीं खरीदा, आई मेड माई ओन नोट्स। Focus on GS2 to write a balanced answer, quoting judgment and fact similar for GS3. See, for any subject like GS2 and GS3, to write a balanced answer, you have to make sure you'll be working for the government in future, and so every negative is a challenge for you, and you have to come up with something positive to bring out a better, answer or a better service in the future. तो योर आंसर्स विल बी इन सच अ वे, आप कुछ भी पूछा गया हो, कितना भी नेगेटिव पूछा गया हो, एंड इट विद अ वे फॉरवर्ड, चाहे इन द फॉर्म ऑफ फ्लो चार्ट डायग्राम और समथिंग। एंड कोटिंग जजमेंट्स एंड फैक्ट्स, उसके लिए यू कैन यूज वैल्यू एडिशन मटीरियल फ्रॉम वेरियस इंस्टीट्यूट्स। जैसे आई यूज शून्य इसका मेन्स कॉन बूस्टर, सो इट्स नॉट एन एडवर्टाइजमेंट, आपको जहाँ भी कंफर्टेबल लगे आप यूज कर सकते हैं। तो आप उस जगह का वैल्यू एडिशन रिवाइज करते रहे और हर टेस्ट में उसे इम्प्लीमेंट करें, तो आपको प्रैक्टिस डेवलप होगा कि आपको कैसे आंसर में वैल्यू एडिशन को यूज करना है। Which test series I took? Okay, so for prelims I took Vision and Vajiram. For mains I took Vision for GS. For essay I had Vajiram's essay module. For medical science I took IS Delhi Institute's test series. There's one question about isolation from TV serials, movies, etc. You don't have to, but control yourself. Watch those only in during a free time, like lunchtime, dinner time, or when you've taken break, like that. Don't isolate yourself. Just control yourself. NCRT, NCRT, NCRT. No, coaching does not take 18 months to complete. If someone has told you that's wrong information, manager foundation course join kiya tha, it was just for 10 months. It started in June. It ended in March end or April something. 10 months, more than that is not required. Book list I've shared earlier. You can watch the video when it's uploaded for the book list. Strategy for current affairs is what should the rise in reading magazine as well. For reading magazine, just read what they've told, underline, highlight if that helps you, and later on revise your annual current affair magazines. So it should be a mix of everything. Don't focus on just one thing. See, reading newspaper won't help you in prelims and mains, as I've told earlier, but it will help you in interview to develop an understanding, to develop an opinion. Newspaper उसमें help करता है.
मॉर्निंग स्टडी इज बेटर और नाइट स्टडी, इट्स अगेन अ पर्सनल थिंग. बहुत लोग नाइट स्टडी करते हैं, मैं मॉर्निंग पर्सन थी. मॉर्निंग बीइंग अ मॉर्निंग पर्सन हेल्प मी. बहुत लोग 12 बजे 2 बजे तक पढ़ते हैं. सो इट्स योर पर्सनल चॉइस, आप जो भी चाहे यू कैन गो हेड विद इट. माय टेलीग्राम चैनल. Okay, I just share the link of the Telegram channel in the chat box. Just give me a minute. Okay, I've put up the link in the chat box. I've pinned it. आप देख सकते हैं. क्लास 11 में हूँ. प्लीज सजेशन. आप प्लीज एनसीईआरटी पढ़े, आप जो पढ़ रहे हैं. First finish your class 11 and 12 and graduation, and then during graduation have a focused UPSC preparation. No, don't avoid any subject. Okay, that's a mistake. You people avoid an entire subject. Please do not do that. कितना भी कम समय रहे, कुछ थोड़ा बहुत जो भी आपको लगे कि important है based on previous years questions or toppers videos cover करें थोड़ा बहुत ही सही. Do not leave any subject unattended. बिकॉज कभी ऐसा हो जाएगा कि दैट सब्जेक्ट बिकम्स अ मोर इम्पोर्टेंट वन इन दैट एग्जाम, चाहे प्रीलिम्स हो या मेंस हो. अनएक्सपेक्टेड तरीके से क्वेश्चन आ जाएगा. सो डो नॉट लीव एनी सब्जेक्ट अनअटेंडेड. सब सब्जेक्ट पढ़े, भले ही आप इंपॉर्टेंस अलग अलग दे. गिव मोर इंपॉर्टेंस टू पॉलिटी, इकोनॉमी एंड मॉडर्न, लेस इंपॉर्टेंस टू वर्ल्ड हिस्ट्री और पोस्ट इंडिपेंडेंस, बट डू स्टडी देम. Okay, let's not stick to personal questions here. Yes, people can manage preparation during jobs. There are many examples of students who have people who have cleared UPSC exam with good rank while being in the job. So you can always do that. Uh, I guess I've covered all the areas of UPSC syllabus and I've taken up all your doubts. Prelims from Jan month to clear pre. After Jan, from February onwards, मैंने टेस्ट सीरीज ले लिया था प्रीलिम्स का फ्रॉम 2 इंस्टीट्यूट्स एंड उनके शेड्यूल के हिसाब से पढ़ती थी. एक हफ्ते के बाद इफ द टेस्ट इज ऑन पॉलिटी गवर्नेंस तो मैं सिर्फ पॉलिटी गवर्नेंस पढ़ती थी एंड उसका टेस्ट देती थी. सो दैट्स हाउ टू रीड लक्ष्मीकांत स्पेक्ट्रम काइंड ऑफ बुक्स. बार बार फिर कैसे बार बार रीड करना हेक्टिक हो जाता है. सही से एक्चुअली मैं बहुत फास्ट रीडर थी, तो मैं बहुत फास्ट फास्ट पढ़ती थी, तो मेरे लिए हो जाता था. बट आई वुड स्टिल सजेस्ट रिविजन इज द ओनली की हियर. आप कितना भी शॉर्टकट्स करें, इट्स अल्टीमेटली रिविजन. आप क्या कर सकते हैं व्हेन यू रीड लक्ष्मीकांत स्पेक्ट्रम, पहले रीडिंग में आप शॉर्ट नोट्स प्रिपेयर कर लिए व्हेन यू रीडिंग, तो नेक्स्ट टाइम ऑनवर्ड्स आप उस शॉर्ट नोट से ही पढ़ सकते हैं. Okay, I think I've covered all the questions. I hope this session has helped most of you. All the best to all of you. अच्छे से तैयारी करें. Stay motivated within yourself and not just from others. And I hope all of you achieve great heights in this examination. Thank you for your time and your efforts to ask the doubts when I've left things at in my talks. कुछ गलती अगर मेरे से हुई हो तो apologies for that, and I hope the best for you. All the best. Do well. Thank you.